राम राम भाई सबको। तो आओ मेरे जवानों, आज शुरू कर लेते हैं अपन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अपना। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का बेसिक तो बता ही दिया था। अब उसके कुछ सेंटेंसेस से अपन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को और बढ़िया से समझ लेंगे, ठीक है। अब ये जो पहला सेंटेंस है अपन इसको ब्रेक कर लेते हैं। ये जो जो इसके अंदर कॉन्सेप्ट है ना वो सारे सेंटेंस के थ्रू ही समझ में आ जाएंगे। वो कल मैंने मतलब लास्ट क्लास के अंदर अपने लिख तो लिया था ना, ईच ईदर नीदर आए, उसके बाद ऑफ आए तो नाउन प्लूरल आता है, वर्ब सिंगुलर आती है, क्यों आती है ये बता दिया था। और प्रेपोजिशन है, सिलेक्शन का काम करती है, जिनमें से सिलेक्ट करना है प्लूरल होंगे। ईच ईदर नीदर ये सब्जेक्ट बनेंगे तो वर्ब सिंगुलर आएगी। वो सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। अब इन सेंटेंसेस पे आ जाओ, चलो बात कर लेते हैं वो इसकी। अब मुझे बताओ कि मिस्टर वर्मा हैज़ 3 सन्स, इसमें मेन वर्ब क्या है बताओ। क्या है इसमें मेन वर्ब? इसमें मेन वर्ब है हैज़, ठीक है। क्या है इसमें मेन वर्ब? हैज़। तो मैं कहीं लिख देता हूँ, कुछ बात लिखनी है अभी मुझे, वहाँ ऊपर लिखता हूँ। बी की फॉर्म, हैव की फॉर्म, डू की फॉर्म, ठीक। बी की फॉर्म कैसे होती हैं अपने पढ़ रखी हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग, ये सब। हैव की फॉर्म हैज़, हैव, हैड। डू की फॉर्म डू, डज, डिड, ऐसे, ठीक है। ये जो बी की फॉर्म होती है ना, हैव की फॉर्म होती है और डू की फॉर्म होती हैं, ये कहलाती है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स। क्या कहलाती हैं? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स। बी की फॉर्म, हैव की फॉर्म, डू की फॉर्म, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब बेसिकली दो टाइप की हैं, एक तो है प्राइमरी वाली है, दूसरी है मॉडल्स। दोनों में क्या डिफरेंस है? एक बेसिक सा डिफरेंस है। वो क्या कि ये जो प्राइमरी वाली है ना, बी की फॉर्म, हैव की फॉर्म, डू की फॉर्म, ये तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों बन जाती हैं। लेकिन ये जो मॉडल्स हैं ये सिर्फ क्या बनते हैं, मतलब हेल्पिंग वर्ब बनते हैं। प्राइमरी वाले हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों बन जाते हैं और मॉडल्स वाले क्या है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बनते हैं। क्लियर? मॉडल्स में नीड और डेयर होते हैं, मेन वर्ब बन जाते हैं, उनकी बात कभी फिर करेंगे, ठीक है। अब इसको समझना, कैसे पता चलेगा कि हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब? बिल्कुल आसान। अगर इसके बाद मेन वर्ब आए तो कहना हेल्पिंग वर्ब, ना आए तो कहना मेन वर्ब। मिस्टर वर्मा हैज कंप्लीटेड द टास्क, मिस्टर वर्मा हैज सबमिटेड द डॉक्यूमेंट्स, मिस्टर वर्मा हैज कॉल्ड मी। आगे मेन वर्ब आती तो कहता हेल्पिंग वर्ब, वरना अभी क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। क्लियर हो गया? अब एक चीज समझना, जैसे ही मैं इसको मेन वर्ब लिखता हूँ ना, बच्चे के दिमाग में पहला सवाल आता है, सर ये लिंकिंग वर्ब भी है क्या? मेरे भाई ये लिंकिंग वर्ब नहीं है। ये तीनों प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के अंडर में आती हैं। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब दोनों काम तो ये तीनों कर सकती हैं, लेकिन जो लिंकिंग वर्ब का काम होता है वो केवल और केवल कौन कर सकती है? बी की फॉर्म। इसको ध्यान में रखना। समझ में आया? हैव का काम क्या है? पोजेशन दिखाना। डू का काम क्या है? एक्शन को दिखाना। बी का काम क्या है? किसी चीज के कुछ होने को रिप्रेजेंट करना। क्लियर हुई इतनी बात? बी की फॉर्म, हैव की फॉर्म, डू की फॉर्म प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। हेल्पिंग वर्ब बनना, मेन वर्ब बनना दोनों काम कर सकती हैं, लेकिन इनमें लिंकिंग वर्ब केवल और केवल बी की फॉर्म होती है। क्लियर है इतना कॉन्सेप्ट? चलो जी आ जाओ। ये हैज हो गया आपका क्या? मेन वर्ब, ठीक। अब मिस्टर वर्मा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, जिसके बारे में बात करी जाए सेंट्रल आइडिया, मेन आइडिया, क्योंकि यहाँ पे भी कोई भाई एक्शन तो होगा नहीं तो इसको जस्टिफाई कर नहीं पाओगे, है ना। एक्टिव पैसिव का तो कोई रोल है नहीं यहाँ पर। समझना, एक्टिव और पैसिव का लेना देना होता है एक्शन से, एक्टिव पैसिव का लेना देना होता है एक्शन से, ठीक है। अगर उस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं हो रहा ना तो वो एक्टिव पैसिव के अंडर में नहीं आएगा, इसको समझ लेना। तो यहाँ पे कोई एक्शन तो है नहीं रहा, तो एक्टिव पैसिव वाला फंडा तो हो नहीं सकता। अगर एक्टिव पैसिव वाला फंडा नहीं हो सकता तो फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पहचानोगे? बिल्कुल आसान। जो मतलब जिसके बारे में बात करी जा रही हो, सेंट्रल आइडिया, मेन आइडिया, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। हैज क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। अब ये नाउन है। सोचो नाउन क्या क्या काम करता था? या तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता था, इससे पहले कोई प्रीपोजिशन है नहीं। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता था, ये हैव की फॉर्म लिंकिंग वर्ब होती नहीं, ठीक। सब्जेक्ट बन सकता था, सब्जेक्ट तो आ चुका। अब और क्या बन गया? सब्जेक्ट बन नहीं सकता, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन नहीं सकता, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन नहीं सकता। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जब आते हैं जब वो ऑब्जेक्ट तो हो। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो सवाल तब पैदा होगा जब ऑब्जेक्ट होगा, तो वो केस भी गया, तो बचेगा क्या? ऑब्जेक्ट ही मानना पड़ेगा। अरे समझ रहे हो ना चीज़ों को? अभी मैं इसको सीधा लिखता ना ऑब्जेक्ट, तो चार बच्चे फिर सवाल करते हैं, सर ऑब्जेक्ट ही कैसे हो गया? यहाँ तो आपने कहा एक्शन नहीं है, एक्शन नहीं तो रिसीवर नहीं है, वो कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई नहीं होगा क्या? तो होगा क्या? कई बार चीज़ों को थोड़ा सा उल्टे रास्ते से समझना पड़ता है। सब्जेक्ट आ चुका है, सब्जेक्ट नहीं हो सकता, ये प्रिपोजिशन नहीं है तो प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, लिंकिंग वर्ब नहीं है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, जब ऑब्जेक्ट ही नहीं तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। बच गया क्या? ये बच गया आपका ऑब्जेक्ट, ये बनेगा इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। क्लियर है इतनी बात? साफ लिख देता हूँ, ये देखो बी थोड़ा सा और ही टाइप से बनाने लग गया आजकल मैं, ठीक। ये 3 क्या हो गया? ये 3 हो गया न्यूमरल
एडजेक्टिव। ठीक है, अब बट क्या हो गया आपका, कंजंक्शन हो गया। ये नीदर क्या हो गया, प्रोनाउन है, सब्जेक्ट नंबर 2 हो गया। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। देम क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। हैज क्या है, मेन वर्ब है फिर से। मैरिड क्या है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। एनी क्या है, इसको क्वालिफाई करने वाला क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। क्लियर है, फिर से समझ लो। मिस्टर वर्मा हैज 3 सन्स, सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट न्यूमरल एडजेक्टिव, बट हो गया कंजंक्शन, नीदर हो गया सब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, ये इसका ऑब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट को वर्ब जी, हैज इसकी मेन वर्ब है, हैज व्हाट मैरिड इसका ऑब्जेक्ट है, एनी इसको क्वालिफाई करने वाला क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। इतनी कहानी क्लियर है। अब इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, मिस्टर वर्मा के 3 लड़के हैं, मिस्टर वर्मा के 3 लड़के हैं, लेकिन किसी के पास भी कोई मेरिट नहीं है, मतलब किसी के पास भी कोई अच्छा गुण नहीं है। इतनी कहानी क्लियर है। अब मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ फिर इसमें एरर क्या है। इसके अंदर एक्चुअली एरर ये है, देखो जो ईच वर्ड होता है ना, ईच लगता है 2 या 2 से ज़्यादा के लिए, ईच लगता है या तो 2 के लिए या 2 से ज़्यादा के लिए। ठीक, ईदर जो होता है ये तब यूज़ किया जाता है जब कहना हो दोनों में से कोई एक। नीदर तब यूज़ किया जाता है जब कहना हो 2 की बात हो रही है और कहना हो दोनों में से कोई नहीं। नन का यूज़ कब किया जाता है, जब 2 से ज़्यादा हो और कहना हो 2 से ज़्यादा में से कोई नहीं, यानी 3 है तीनों ही नहीं, 4 है चारों ही नहीं, 5 है पाँचों ही नहीं, 2 से ज़्यादा में से कोई भी नहीं तो नन लगाते हैं। ठीक है, ऐसे एक वर्ड है ऑल, 2 से ज़्यादा हो, 2 से ज़्यादा हो, जैसे 2, ये भी 2 से ज़्यादा है, 2 या 2 से ज़्यादा, ये सिर्फ 2 से ज़्यादा के लिए लगता है। अब इसमें और उसमें फ़र्क क्या है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव है और ये डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है, ये सबकी बात करता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव तो इनमें से सिर्फ यही है, देखो ये ईच, ये ईदर और ये नीदर। ये बाकी जो वर्ड्स हैं इनको अपने को पढ़ना पड़ता है। क्यों पढ़ना पड़ता है, अभी देखो आ जाएगा समझ में। पढ़ने तो डिस्ट्रीब्यूटिव के अंडर में तो वैसे 3 ही आते हैं, ईच ईदर नीदर, लेकिन हमें बाकी भी पढ़ने पड़ते हैं, अभी समझ में आ जाएगा क्यों। ऑल क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है, एक एक करके बात नहीं करता, सबकी एक साथ बात करता है। लगता कितनों के लिए, 2 से ज़्यादा के लिए। एनी कब लगता है, देखो यहाँ पे ईदर किसके लिए लग रहा था, 2 में से कोई एक। अब मान लो 2 से ज़्यादा है, 4 है 5 है, इन पाँचों में से कोई एक, ऐसा कहना पड़ जाएगा तो फिर क्या करेंगे, एनी, पाँचों में से कोई सा भी एक। ठीक है, अब इस बात को ना थोड़ा सा आगे चल के दोबारा करूँगा मैं। ठीक है, अभी कुछ बात बतानी है मुझे, जब ये वाला कॉन्सेप्ट अपना हो जाएगा ना तो इस सेंटेंस को मिटा के फिर इसकी जगह पे वो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको। अभी तुम एक बार इस सेंटेंस को दोबारा देखो। मिस्टर वर्मा के 3 लड़के हैं, लेकिन तीनों में से किसी के पास कोई अच्छा गुण नहीं है, कोई मेरिट नहीं है। ठीक, अब ये नीदर प्रोनाउन है, अगर ये प्रोनाउन है तो किसी ना किसी नाउन के लिए है, बताओ किस नाउन को रेफर करने के लिए है, सन्स को रेफर करने के लिए है। सन्स कितने, 3, 3 के लिए क्या लगा दिया, नीदर। तो फिर क्या करें, नीदर तो 2 के लिए लगता है, तो फिर क्या कर देंगे, इस 3 को काट के क्या कर देंगे, इसकी जगह पे लिख देंगे 2 सन्स। मिस्टर वर्मा हैज़ 2 सन्स। ठीक है क्या है भाई, देखो ये अपने एरर वेरर के चक्कर में वर्मा जी का लौंडा मत उड़ा देना तुम कहीं, बड़ी मेहनत से पैदा किया है, पाल पोस के बड़ा किया है, कहीं तुमने एक एरर के चक्कर में गुप्ता जी का एक लड़का ही कम कर लिया, ऐसा मत करना। ठीक, इसमें चेंज कर दो, इसमें चेंज कर दो, यहाँ पे कर दो नन। क्लियर हुई इतनी बात। 2 से ज़्यादा में से कोई भी ना हो तो फिर आपको क्या लिखना पड़ता है, नन लिखना पड़ता है। और नन के साथ वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर ही आती है। नन के साथ वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है। देखो हैज़ सिंगुलर होती है, हैव प्लूरल होती है। ठीक, अब नन के साथ वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर ही आती है। मैंने आपको एक डिक्शनरी डाउनलोड करने को कहा था, लॉन्गमैन। जब आप लॉन्गमैन डिक्शनरी के अंदर वर्ड टाइप करेंगे नन, उसका ग्रामर वाला पॉइंट देखेंगे तो आप उसको देखेंगे, उसके अंदर लिखा होगा सिंगुलर प्लूरल बोथ काइंड ऑफ वर्ड्स, both kinds of verbs are used but often singular is preferred in formal writing। फॉर्मल राइटिंग में नन के साथ वर्ब सिंगुलर ही यूज करी जाती है। ठीक, फिर से समझ लो, नन के साथ मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर में पढ़ाऊंगा, दोनों वर्ब लगा सकते हो आप, सिंगुलर भी प्लूरल भी, लेकिन फॉर्मल राइटिंग में कौन सी प्रेफर करनी है आपको, सिंगुलर। और एसएससी भी क्या बनेगा, सिंगुलर। क्लियर है इतनी बात। ये वाली बात इसलिए बता दी कि काफ़ी बच्चों को ये वाला एरर भी लग जाता है, ये नन के साथ ना यहाँ पे ऐसा मन करता है कि हैव लगा दें, प्लूरल वर्ब लगा दें, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो फिर से समझ लो इसके अंदर एरर क्या हो रहा था। ये नीदर जो है ये आता है 2 के लिए, लेकिन मैंने इसे एक ऐसे नाउन को रेफर करने के लिए लगा दिया जिसकी जो संख्या है वो 2 से ज़्यादा है, तो फिर मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, नन में। इतनी कहानी क्लियर है। ईच आता है 2 या 2 से ज़्यादा, ईदर आता है जब कहना हो 2 में से एक, नीदर आता है जब कहना हो 2 में से कोई नहीं, नन आता है जब कहना हो 2 में से, मतलब 2 से ज़्यादा है उनमें से कोई भी नहीं।
ऑल डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होता, ये जब आता है जब कहना हो दो से ज़्यादा और सारे के सारे इंक्लूडेड। और एनी कब आता है? एनी का आता है जब दो से ज़्यादा हो और उनमें से एक हो। अब एक चीज़ समझना यहाँ, मान लो एक एक करके एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, कहना क्या चाह रहा हूँ। ईच का, ईदर का, इन ईदर का, इन सब का यूज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ, एक एग्जाम्पल से समझना। और ये वाला जो एग्जाम्पल है ना, इसको 2-3 बार बैक करके बार बार समझ के देखना, फिर आपको बहुत क्लैरिटी आएगी इस कॉन्सेप्ट के अंदर। मान लो मेरे सामने बैठे हैं 5 लड़के, 5 लड़के बैठे हैं मेरे सामने, ठीक है। एक लड़का आया, कहता सर इन लड़कों में से इंग्लिश फ्लुएंटली कौन बोल सकता है? मतलब बिना अटके वो करते ना ऐसे किए बिना फ्लुएंटली इंग्लिश कितने लोग बोल सकते हैं? तो मैं कहा ईच ऑफ देम। ईच ऑफ देम, ईच ऑफ देम का मतलब क्या है? हर एक, इनमें से हर कोई, एक भी ऐसा नहीं है जो ना बोल पाए। ईच ऑफ देम, ठीक है। ऑल ऑफ देम का मतलब हो जाएगा सारे। मैं स्ट्रेस नहीं देना चाह रहा, अगर देखो स्ट्रेस देना चाहोगे तो ईच लगाते हैं, कल यही बात करी थी ना। ऑल और ईच में कोई मीनिंग का डिफरेंस नहीं होता, खाली स्ट्रेस का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अगर मुझे कहना है हर एक, प्रत्येक, एक एक इनमें से, तो मैंने लगा दिया ईच, ठीक है। अब उस बंदे ने कहा कि सर मुझे ना मतलब हमारे यहाँ पे एक वो है, कोई फंक्शन सा है, उसके लिए एंकर की ज़रूरत है, तो इनमें से मैं किसको अपने साथ ले जा सकता हूँ? इनमें से मैं किसको अपने साथ ले जा सकता हूँ? अब मुझे कहना है कि भाई देख, मुझे मतलब कम से कम 4 बंदे तो क्लास में चाहिए ना, तो तू इन 5 में से किसी एक को ले जा, 5 में से किसी एक को ले जा। इसका मतलब 5 में से कोई सा भी ले जा, लेकिन लेके जाए एक। समझ आया क्या कहना चाह रहा हूँ? 5 हैं, 5 में से कोई सा भी एक ले जा, लेकिन लेके सिर्फ कितने जाने हैं? एक। मैं क्या लगाऊंगा? यू कैन टेक एनी ऑफ देम, यू कैन टेक एनी ऑफ देम। फिर से समझ लो, जब उसने मुझसे पूछा सर कितने लोग अंग्रेजी फ्लुएंटली बोल लेते हैं, मैंने कहा ईच ऑफ देम। ईच ऑफ देम का मतलब बात तो एक एक करके हो रही है, लेकिन बात सबकी हो रही है, हर एक बोल सकता है। जब उसने मुझसे पूछा कि सर इनमें से किसको ले जा सकता हूँ, तो इधर लगा पाऊंगा, इधर तो 2 के लिए लगता है। समझ आया? मैं आपको खाली ये समझाना चाह रहा हूँ कि इन वर्ड्स के अलावा इन वर्ड्स को पढ़ने की जरूरत क्या पड़ती है। इन वर्ड्स को पढ़ने की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि आपको सिचुएशन समझ आए कि कब ये लगाओगे और कब ये लगाओगे। समझ में आया? अगर 2 से ज़्यादा लोग हैं, मैंने कहा 5 लोग हैं, 5 लोगों में से मुझे कहना है कि कोई सा भी एक ले जा, कोई एक ले जा, ठीक। तब क्या कहेंगे? एनी ऑफ देम। आप इनमें से कोई सा भी एक ले जा सकते हो, लेकिन लेके सिर्फ एक जा सकते हो। रोहन को ले जाओ, मोहन को ले जाओ, सोहन को ले जाओ, टोहन को ले जाओ, गोहन को ले जाओ, ठीक, लेकिन लेके जाओ सिर्फ एक। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक। अब आ जाओ इधर पे। मान लो बच्चे बैठे हैं, अब दो ही बच्चे बैठे हैं। वो फिर से आया लड़का, वो कह रहा है सर इनमें से अंग्रेजी बढ़िया कौन बोल लेता है? मैं कह रहा हूँ ईच ऑफ देम, हर एक, है ना। इस बार ऑल लगाऊंगा, ऑल ऑफ देम। ऑल तो 2 से ज़्यादा के लिए लगता है, इस बार तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अब वो बोला सर हमारे यहाँ फंक्शन है, मुझे लेके जाना है, किसको ले जा सकता हूँ? तो मैं क्या कह रहा हूँ? यू कैन टेक ईदर ऑफ देम, यू कैन टेक ईदर ऑफ देम। ईदर ऑफ देम का मतलब क्या है? दोनों में से कोई सा भी ले जाओ, चाहे इसको ले जाओ चाहे इसको ले जाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही सही है, दोनों फ्लुएंटली इंग्लिश बोल लेते हैं, दोनों में से कोई सा भी एक ले जाओ, लेकिन लेके जाओ कितने? एक। अगर मुझे कहना है दोनों को भी ले जा सकते हो, अगर मुझे कहना है दोनों को भी ले जा सकते हो, यू कैन टेक ईच ऑफ देम, यू कैन टेक ईच ऑफ देम। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? फिर से समझ लो, 2 बैठे हो या 2 से ज़्यादा बैठे हो, और आपको कहना है 2 को ले जाओ चाहे 2 से ज़्यादा को ले जाओ, तो क्या कहेंगे? यू कैन टेक ईच ऑफ देम। 2 हो 5 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 या 2 से ज़्यादा के लिए सबको भेजना हो तो ईच ऑफ देम। एक एक करके बात करनी हो और सबको भेजना हो, ईच ऑफ देम। अब 2 हो और 2 में से किसी एक को ही भेज सकते हो, लेकिन दोनों में से भेज कोई सा भी दो, उससे फर्क नहीं पड़े, 2 में से कोई एक, मतलब 2 में से कोई एक ही भेज सकते हो, ईदर ऑफ देम, ठीक। अब 2 से ज़्यादा हो, उनमें से कोई सा भी ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भेजना सिर्फ एक, क्या लगाओगे? एनी ऑफ देम। समझ में आया? ईच और ऑल में क्या डिफरेंस होता है समझ में आ ही गया। ये डिस्ट्रीब्यूटिव और ये डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है। ये 2 के लिए भी लग सकता है ईच, लेकिन ऑल 2 के लिए नहीं लग सकता, ऑल हमेशा 2 से ज़्यादा के लिए लगेगा। इतनी कहानी हुई क्लियर? तो इनसे मैंने आपको समझा दिया कि ईच, ईदर, नीदर, एनी, ऑल, ये सब कब यूज़ होंगे, कहाँ यूज़ होंगे और इनमें क्या डिफरेंसेज हैं। इतनी चीज़ क्लियर है? चलो जी अब आगे बढ़ लेते हैं। अब इस सेंटेंस पे आओ, आपको करना है क्या? देखो ये वीडियो पॉज करके आपको जो वर्ड है ना बोथ, इस बोथ वर्ड को अपनी वो जो डिक्शनरी है ना लॉन्गमैन, उसमें टाइप करना है, ठीक है। जब आप इस बोथ को टाइप करोगे ना, तो नीचे ग्रामर पॉइंट में आपको दिखाएगा बोथ इज नॉट यूज्ड इन नेगेटिव क्लॉजेस।
नेगेटिव क्लॉजेज में बोथ वर्ड का यूज़ नहीं करते, इसकी वजह नीदर वर्ड का यूज़ करते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं देखो जो नेगेटिव में यूज़ होते हैं। अगर मैं आपको एक बात कहूँ ना, मैं एक वर्ड बोलूँ येट, येट एक एडवर्ब भी होती है, कंजंक्शन भी होती है, मैं एडवर्ब की बात कर रहा हूँ। जब ये एडवर्ब वो एडवर्ब ऑफ टाइम की तरह से काम करे मैं तब की बात कर रहा हूँ। येट, येट वर्ड पे कोई भी सेंटेंस बनाओ अपने दिमाग में, नेगेटिव बनेगा। ही हैज़ नॉट कंप्लीटेड द टास्क येट, दे हैव नॉट कम येट, दे हैवंट कम येट, आई हैवंट रिसीव द पार्सल येट, शी हैजेंट कॉल्ड मी येट। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? जब भी आप येट पे सेंटेंस बनाओगे नेगेटिव बन रहा है। क्यों? क्योंकि येट वर्ड ही एक ऐसा है, येट एक वर्ड ही ऐसा है जो नेगेटिव में यूज़ होता है। ऐसे ये बोथ एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा पॉजिटिव में यूज़ होता है, इसको कभी भी हम नेगेटिव में यूज़ नहीं करते। एरर आया समझ में? ये जो सेंटेंस है ना, इससे मैं आपको कोई एरर नहीं समझा रहा हूँ, इससे मैं आपको ये बोथ वाला कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, और उसके बेसिस पे एरर देखेंगे। आपका प्रीवियस ईयर एरर है और गजब का एरर है, ठीक? इस पे आएंगे अभी, एक बार इसको समझ लो। अब मेरे को एरर तो पता चलेगा कि बोथ को नेगेटिव में यूज़ नहीं करते, ये सेंटेंस में नोट आ रहा है, तो ये सेंटेंस तो हो गया गलत। अभी क्या ये बोथ सब्जेक्ट है और प्रीपोजिशन है, टीम्स इसका ऑब्जेक्ट है, हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, स्कोर्ड मेन वर्ब है, गोल इसका ऑब्जेक्ट है, एनी इसको क्वालिफाई करने वाला क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, और येट क्या है आपका? एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम। क्लियर हो गई इतनी बात? अब मैं आप लोगों से क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये तो मुझे पता चलेगा कि बोथ हटेगा, लेकिन बोथ हट के लगेगा क्या? मुझे ये तो पता चलेगा कि बोथ हटेगा, लेकिन बोथ हटकर लगेगा क्या, ये पूछना चाहता हूँ मैं आपसे। आपको कुछ ऐसा लगाना है, एक सेकंड के लिए सोचना। यही सारे ऑप्शन है, ईच है, ईदर है, नीदर है, नन है, ऑल है, एनी है। आपको कुछ ऐसा लगाना है, कुछ ऐसा लगाना है जो मीनिंग यही रख दे, बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग यही आना चाहिए, मीनिंग चेंज आप नहीं कर सकते, ठीक है? आप चाहे मतलब अगर मान लो आप इनमें से कोई नन लगाना चाहो, नेगेटिव वर्ड लगाना चाहो, तो आप नॉट हटाओ, हैज़ काट के हैव करो, टीम्स काट के टीम करो, आपकी मर्जी। मुझे बस एक ऐसा वर्ड लगा दो कि बोथ को नेगेटिव में यूज़ ना करना पड़े और जो इस सेंटेंस का मीनिंग है वही रह जाए। सोचो जरा, 2 सेकंड दिमाग पे जोर डालो और सोच के बताओ। चलो अब समझ लेते हैं। अब देखना, बोथ कितनों के लिए लगता है? 2 के लिए लगता है, यानी टीम कितनी रही होंगी? 2 रही होंगी। अब सोचो अगर मैंने ईच लगा दिया, ईच कितनों के लिए लगता? 2 या 2 से ज़्यादा। बच्चे कहेंगे सर 2 के लिए भी तो लगता है, तो मैं कहूँगा 2 से ज़्यादा के लिए भी तो लगता है। अगर मैंने बोथ काट के ईच लिख दिया यहाँ, तो पता चलेगा कि टीम कितनी है। 2 भी हो सकती हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा भी तो हो सकती हैं, तो इसने तो मीनिंग चेंज कर दिया। ईच का तो मीनिंग 2 या 2 से ज़्यादा है, लेकिन मुझे तो 2 ही मीनिंग चाहिए। ईदर का मतलब क्या? 2 में से कोई एक। अगर यहाँ ईदर लिख दिया तो मतलब क्या हो जाएगा? 2 में से किसी एक टीम ने अभी तक गोल स्कोर नहीं किया, यानी दूसरी ने कर दिया। और मुझे कहना क्या था? दोनों ही नहीं की, दोनों ने ही नहीं किया। फिर से समझ लो, ईच क्यों नहीं लगा पाओगे? ईच इसलिए नहीं लगा पाओगे मेरे भाई, क्योंकि ईच लगा देने से यहाँ पे मीनिंग हो जाएगा 2 या 2 से ज़्यादा, लेकिन मुझे मीनिंग चाहिए एग्जैक्ट 2। ईदर इसलिए नहीं लगा पाएंगे क्योंकि ईदर का मीनिंग होता 2 में से कोई एक, और मुझे मीनिंग चाहिए दोनों ही नहीं। क्लियर है इतनी बात? नन यहाँ पे इसलिए नहीं लगा पाएंगे, नन लगता 2 से ज़्यादा के लिए, तो ये भी बाहर हो गया। एनी यहाँ पे इसलिए नहीं लगा पाएंगे, एनी लगता 2 से ज़्यादा में से कोई एक, ऐसा तो अपना सिचुएशन ही नहीं, अपनी सिचुएशन ही 2 के लिए। ऑल भी 2 से ज़्यादा के लिए लगता है, तो ये भी बाहर हो गया। तो फिर बचा क्या? बोलो क्या बचा? सिर्फ एक वर्ड बचा, नीदर। ठीक, तो जब भी बोथ को हटाएंगे, बोथ अगर नेगेटिव सेंटेंस में लिखा मिल जाए, अगर उसको हटाएंगे तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? नीदर आ जाएगा। अब इसको बोथ को काट के मैंने क्या कर दिया? नीदर कर दिया। समझ में आया? लेकिन आप लोगों को पता है कि ये जो यहाँ पे वर्ब लिखी जाती है इसका सब्जेक्ट तो यही है, और नीदर आपको पता है कि एक डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का वर्ड है। अगर ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का वर्ड है तो फिर आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? वर्ब कैसी आ जानी चाहिए? सिंगुलर आ जानी चाहिए। अगर ये डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का वर्ड है तो वर्ब कैसी लगाओ? सिंगुलर लगाओ। आया समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? एक और बात यार, नीदर के अंदर तो नॉट अंडरस्टूड होता है, नीदर के अंदर तो नॉट ऑलरेडी लगा हुआ है। ये नीदर वर्ड बनाया है इसलिए ताकि नेगेटिव की बात कर सकूं, तो इसका मतलब ये नॉट भी हटेगा, और ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा? नीदर ऑफ द टीम्स हैज स्कोर्ड एनी गोल येट। नीदर ऑफ द टीम्स हैज स्कोर्ड एनी गोल येट। मैं फिर बता रहा हूँ, ये कोई एरर नहीं है। एरर तो 1 2 3 हो गए इसमें, ये आपको मैंने कॉन्सेप्ट दिया है। पहली इसी सेंटेंस से मैंने आपको 2 3 चीज़ें सिखा दी हैं। पहली चीज़ क्या सिखाई? ये जो वर्ड है बोथ,
इसका नेगेटिव में यूज़ नहीं होता। लेकिन बोथ को रिप्लेस करके फिर लिखें क्या? सेकंड, पहली चीज़ तो क्या सीखी, बोथ का नेगेटिव में यूज़ नहीं होता। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या सीखा कि बोथ को अगर हटाया जाता है तो उसकी जगह पे लिखा क्या जाता है? ईच नहीं लिख सकते क्योंकि ईच का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा। मुझे एक ऐसा वर्ड चाहिए जो केवल दो के लिए लगता हो। ईदर का मीनिंग होता है दो में से कोई एक, ये भी नहीं चाहिए। केवल नीदर एक ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग है दो। ठीक, तो इसका मतलब बोथ कटेगा तो नीदर आएगा। ठीक है। अगली बात, नीदर एक डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का वर्ड है, इसके लिए वर्ब सिंगुलर आएगी। बोथ के लिए तो प्लूरल आएगी लेकिन नीदर के लिए सिंगुलर आएगी, तो वर्ब भी सिंगुलर करनी पड़ेगी। नीदर के अंदर नॉट अंडरस्टूड होता था, नीदर के अंदर नॉट मत लगाया करो। तो 3-4 कॉन्सेप्ट अपन ने सीख लिए किस सेंटेंस से, इस सेंटेंस से। अब अपन करते हैं इस चीज़ को यहाँ पर अप्लाई। ठीक है, इसको यहाँ अप्लाई करने से पहले इस सेंटेंस को ना एक बार रीड करो। ठीक है, और मुझे इसका मीनिंग बताने की कोशिश करो। मैं फिर बता रहा हूँ, ये जो सेंटेंस है ना यार, ये मेरे को ना बहुत बार बैचेज में पढ़ाने में ना, बहुत ऐसे बैचेज भी हैं जिसमें मुझे आधा आधा घंटा लग गया। ठीक है, ऑफलाइन बैचेज में कुछ टाइम ज़्यादा भी लगता है, मुझे ऐसा लगता है। आपके पास तो ऑप्शन है, आप बैक करके देख सकते हो, नहीं समझ में आएगा तो वहाँ तो जब तक मुझे एक एक बच्चे के चेहरे पे वो दिखेगा नहीं ना, हाँ सबको समझ में आ गया, तो मैं आगे बढ़ नहीं पाता। अब मैंने आज ही बात नोटिस करी, लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, लास्ट क्लास के अंदर वो रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक है ना, वो आज ही दोपहर वाले बैच में पढ़ा के आया हूँ मैं। और भाई मैंने उसके अंदर क्या नोटिस किया कि मैंने आपको पिछली वीडियो में रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक दोनों पढ़ा दिए। ठीक है, और क्लास के अंदर मैं ये मान के चलो आपकी रिफ्लेक्सिव भी पूरा बड़ी मुश्किल से ख़त्म कर पाया 5 मिनट एक्स्ट्रा लेके। ऐसा नहीं कि वहाँ पे सेंटेंस ज़्यादा थे, बस बात ये है कि ऑफलाइन के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ये जो लिखना रब करना। तो मेरे भाई समझना, ठीक है, आप टाइम वो कैलकुलेट किया करो जितने टाइम में आपको समझ में आ जाए। आप नोट भी कर लो तो आप पाओगे कि डेली आपकी 3 घंटे की क्लास हो रही है कम से कम। तो जितना मैं तो अपनी तरफ से फेंक रहा हूँ, पचाते रहना भाई इसको, और जैसे मैं कह रहा हूँ ना वैसे करना। अब मैं इस सेंटेंस को समझने के लिए बच्चे को 3 मिनट का टाइम देता हूँ कम से कम, और फिर हर एक बच्चे से, हाँ भाई तू बता इसकी हिंदी, तू बता भाई, तू बता। क्यों? क्योंकि जब तक इस सेंटेंस का मीनिंग नहीं पता होगा ना, तब तक इसका एरर कर देना आपके लिए बिल्कुल बेमाना है, कोई मतलब ही नहीं है उसका। तो आप सब भी क्या करो, इसका ट्राई करो एक बार, इसका मीनिंग मुझे सोच के बताओ कि इसका मीनिंग क्या होगा। सोचो एक बार। राहुल इज अ टीचर और एन इंजीनियर इफ नॉट बोथ। आपको इसका मीनिंग बता देना मुझे। चलो जी, समझने की कोशिश करें। अब पहले एरर करा देता हूँ। एरर है तो बिल्कुल चुटकी का एरर है, वो तो होगा क्या, राहुल इज अ टीचर और एन इंजीनियर इफ नॉट बोथ। बोथ का यूज नेगेटिव में नहीं होता, ये नॉट और बोथ दोनों कटेंगे और नीदर आ जाएगा। लो जी, एरर तो हो गया, लेकिन ये एरर आपके कोई काम का नहीं है अगर आपको इस सेंटेंस का मीनिंग ही ना पता चले। समझना, उसके लिए अपन इसको ब्रेक करते हैं और फिर इसका मीनिंग समझते हैं। राहुल सब्जेक्ट हो गया, इज मेन वर्ब हो गया, टीचर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, और कंजंक्शन हो गया, और ये फिर से सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। कंजंक्शन से जुड़े हो ना भाई ये दोनों। ठीक, यहाँ तक इसका मीनिंग क्या निकला, राहुल या तो एक टीचर है या एक इंजीनियर है। राहुल या तो एक टीचर है या इंजीनियर है। क्लास के 90% बच्चे इस सेंटेंस का मीनिंग क्या बताते हैं मुझे, राहुल या तो एक टीचर है या इंजीनियर है या दोनों ही नहीं है। राहुल या तो टीचर है या इंजीनियर है या दोनों ही नहीं है। 90% बच्चे मुझे यही मीनिंग बताते हैं। एक चीज़ समझना हो मेरे साथ, राहुल एक टीचर है या एक इंजीनियर है। इस और का मतलब क्या है, यही मतलब है इसका। इसका मीनिंग क्या है, तुम मुझे क्या मीनिंग बता रहे हो, राहुल या तो एक टीचर है या एक इंजीनियर है या दोनों नहीं है। क्या इसका मीनिंग यह होता है। इफ से एक सेंटेंस बोल रहा हूं, ठीक है। इफ यू कम लेट आई विल इन्फॉर्म योर पेरेंट्स। इफ यू कम लेट आई विल इन्फॉर्म योर पेरेंट्स। अगर तुम लेट आए तो तुम्हारे घर वालों को बता दूंगा। यहाँ पे इफ का मीनिंग यह है क्या, या तुम लेट आए तुम्हारे घर वालों को बता दूंगा। अगर तुम लेट आए, यदि तुम लेट आए, समझ में आया। तो इस इफ का मीनिंग क्या होता है, इफ का मीनिंग होता है अगर। इफ एक कंजंक्शन होती है और इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है अगर। इतनी कहानी क्लियर है। अगर इसका मीनिंग अगर है, इस इफ का मीनिंग अगर है, तो फिर सेंटेंस का मीनिंग क्या निकला, राहुल एक टीचर है या इंजीनियर है अगर, अगर दोनों नहीं। आया कुछ कुछ समझ में कि जो आप सोच रहे थे उससे हटके इसका मीनिंग। इस सिचुएशन को समझाता हूं मैं आपको
कि सिचुएशन क्या है। एक लड़का है, क्लास में बिल्कुल नहीं पढ़ता, और मतलब पड़ोस का लड़का कह लो, तो मैं उसको क्या कह रहा हूँ, भाई कभी पढ़ लिख लिया कर यार, ठीक। दूसरों को भी तो देख ले, उस राहुल को देख, कितना बढ़िया लड़का है, दिन में टीचर का काम करता है, रात को मतलब या दिन में इंजीनियर का काम करता है, रात को ऑनलाइन कोचिंग देता है, ट्यूशनें पढ़ाता है, टीचर का भी काम करता है, वो दोनों काम करता है, तो कुछ तो जीवन में कर ले, कोई काम धंधा देख अपना। तो वो आगे से मुझे क्या कह रहा है, अरे रहने दो सर जी, मैं जानता हूँ उसको, घर से निकलता ये कह के ये इंजीनियरिंग की नौकरी करने जा रहा हूँ, वहाँ पे किनारे पे बैठ के ताश खेलता हूँ, ठीक है। और जो आप ट्यूशनों वूशनों की बातें करो ना, कुछ नहीं करता सर, वो लाइव आके चैटिंग करता और कुछ नहीं करता। तो मैं कह रहा हूँ भाई ऐसी बात नहीं, देख मैं बहुत बढ़िया से जानता हूँ उसको, ऐसा नहीं है, वो दोनों काम करता है। भाई बहस चलती रही, वो कह रहा दोनों ही काम नहीं करता, वो कह रहा ना तो वो टीचर है ना ही वो इंजीनियर है, मैं कह रहा हूँ वो दोनों है। हमारी बहस बढ़ती रही बढ़ती रही बढ़ती रही, तो लास्ट में फिर हार के मैंने उसको क्या कहा, मैंने कहा भाई देख सुन, राहुल या तो एक टीचर है या फिर एक इंजीनियर है, या तो एक टीचर है या फिर एक इंजीनियर, अगर दोनों नहीं है तो, अगर तू ये कह रहा है ना, अगर वो कह रहा है मतलब, अगर मतलब मेरे हिसाब से तो दोनों होने चाहिए थे, अगर तू कह रहा है दोनों नहीं है ना, तो कम से कम एक टीचर या इंजीनियर जरूर है। इस सेंटेंस का मीनिंग ये है, समझ में आया? क्या कह रहा है, राहुल एक टीचर है या एक इंजीनियर है, अगर दोनों नहीं है। इसके अकॉर्डिंग तो दोनों था, क्या कह रहा है, अगर दोनों नहीं है तो, अगर दोनों नहीं है तो एक टीचर या इंजीनियर तो जरूर है। इस सेंटेंस का मीनिंग ये था। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? फिर से समझना, आपको डेली डेली ऐसे ऐसे सेंटेंसेस कुछ ना कुछ पढ़ने सीखने समझने पड़ेंगे, ताकि जब पैसेज के अंदर ऐसी ऐसी बातें आती हैं तो आप उन चीज़ों को समझ पाओ, ठीक। फिर से समझ लो, राहुल टीचर है या एक इंजीनियर है, अगर दोनों नहीं है। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? तो बेसिकली है क्या ना, इस इफ के बाद एक क्लॉज और था, इफ के बाद एक क्लॉज और भी था, उसका सब्जेक्ट भी राहुल है, उसके अंदर ये वर्ब इजी है, बस वो दोबारा लिखी नहीं गई। ये सेंटेंस कुछ ऐसा था, राहुल इज अ टीचर और एन इंजीनियर इफ राहुल इज नॉट बोथ। बेसिकली इफ ही इज नॉट बोथ, अगर वह दोनों नहीं है तो। समझ में आया? तो बेसिकली है क्या ना, वो जो ही और इज है ना, वो ड्रॉप कर दिया, बात राहुल की हो रही है, वर्ब भी सेम है, तो दो दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। या तो आप इसको ऐसा समझ लो, या तो आप इसको ऐसा समझ लो कि वो ही और इज ड्रॉप हो गया, या आप इसको ऐसा समझ लो, टीचर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और कंजंक्शन है, इंजीनियर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये कंजंक्शन है, और यहाँ जो लिखोगे वो भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। ये दो तीन चीज़ें हैं, दो कंजंक्शन से जोड़ी हैं, यहाँ पे या मीनिंग चाहिए और यहाँ पे अगर मीनिंग चाहिए, ऐसा समझना, ऐसा समझ लो, कोई भूचाल नहीं आने वाला। लेकिन असली बात यही है कि इफ़ के बाद वो ही और इज इसने ड्रॉप कर रखे हैं। समझ में आया? आगे चल के और पढ़ेंगे ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ये सब्जेक्ट और वर्ब को ड्रॉप कर देते हैं, अगर सब्जेक्ट और वर्ब पहले से ही सेम हो, ठीक। पढ़ेंगे ऐसे सेंटेंसेस, अभी लोड लेने की जरूरत नहीं है। बेसिकली है क्या, ये नॉट और बोथ दोनों को काट के अपने को क्या लिखना पड़ेगा, अपने को लिखना पड़ेगा नीदर, ठीक है। फिर से समझ लो, राहुल इज अ टीचर और एन इंजीनियर इफ नॉट बोथ। अब ये तो आपको पिछले सेंटेंस में क्लियर हो गया था कि बोथ का यूज नेगेटिव में नहीं होगा, तो मैंने नॉट और बोथ दोनों काट के लिख दिया नीदर। लेकिन इस सेंटेंस का मीनिंग भी तो समझ में आना चाहिए, राहुल एक टीचर है या इंजीनियर है, अगर दोनों नहीं है तो। मेरे हिसाब से तो दोनों ही है, अगर दोनों नहीं मान रहा ना भाई तू, तो दोनों में से एक जरूर है। इस सेंटेंस का मीनिंग कुछ ऐसा है। समझ में आया? फिर से देख लो, पहले सेंटेंस में गलती क्या हुई कि नीदर का यूज तो दो के लिए होता, हमें दो से ज़्यादा के लिए चाहिए, तो यहाँ ना आएगा। दूसरे में आपको क्या समझाया कि बोथ एक ऐसा वर्ड है जिसका यूज नेगेटिव में नहीं होता, एक ऐसा वर्ड लिखना था जो बिल्कुल बोथ वाला मीनिंग कन्वे करे, यानी दो के लिए ही आए, वो है नीदर। लेकिन नीदर लिखने के बाद वर्ब सिंगुलर आ जाती है और नीदर के साथ नॉट नहीं आता। क्लियर? और ये वाला सेंटेंस हमने काफ़ी बार डिस्कस कर ही लिया, तो आप एक बार इस सारे को नोट कर लो और फिर मैं मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट प्रोनाउन के साथ। ठीक मेरे भाई, इसको नोट कर लो अच्छे से। आओ भाई, अभी डेमोन्स्ट्रेटिव को देख लेते हैं, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव को समझने के लिए, डेमोन्स्ट्रेटिव देखो, आपको ये तो पता ही है कि डेमोन्स्ट्रेटिव हैं कौन से हैं भाई डेमोन्स्ट्रेटिव, बताना जरा। दिस, दैट, दीज और दोज, ये तो आप जानते हैं, हाँ क्या ना, पढ़ाए थे मैंने ये। दिस, दैट, दीज, दोज, ये वर्ड क्या होते हैं, प्रोनाउन भी हो जाते हैं, एडजेक्टिव हो जाते हैं। कैसे पहचाना करते थे इनको, प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव? बिल्कुल आसान, अगर इसके बाद नाउन आए तो कह देते थे कि एडजेक्टिव है, ना आए तो कह देते थे प्रोनाउन है। ये दिस और दैट किसके लिए लगते हैं?
सिंगुलर के लिए, दीज और दोज किसके लिए लगते हैं, प्लूरल के लिए। कब दिस लगाते हो, कब दैट लगाते हो, पास वाली चीज़ के लिए दिस, दूर वाली के लिए दैट, पास वालों के लिए दीज, दूर वालों के लिए दोज। ठीक है, तो ये तो अपने ने पहले पढ़ रखा है। अब इस सेंटेंस की बात करते हैं। ठीक है, इसको पहले तो एक चीज़ समझना है, इसको ब्रेक करने के लिए ना अपने को दो चार चीज़ें और जाननी पड़ेंगी, तभी हम इस सेंटेंस को ब्रेक कर पाएंगे। आ जाओ पहले वो दो चार चीज़ें जान ही लेते हैं। हम इस सेंटेंस को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। राजेश क्या है, सब्जेक्ट है, इज क्या है, मेन वर्ब है, टॉलर क्या है, एडजेक्टिव है, काम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, टॉल टॉलर टॉलेस्ट, ब्रेव ब्रेवर ब्रेवेस्ट, वाइज वाइजर वाइजेस्ट, ये सब क्या होते हैं, जिनकी ई आर और ई एस टी लगा के जो डिग्री चलती है, ये सब क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। अब समझना, आगे चल के प्रोनाउन के मिसलिनियस में मैं आपको एक बात पढ़ाऊंगा कि कंपैरिजन करते समय ये ध्यान रखा जाता है कि सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपैरिजन और ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन हो। ठीक, कंपैरिजन जो होता है हमेशा समान चीज़ों में किया जाता है, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से। अब मुझे बताओ कि लिंकिंग वर्ब के केस में ऑब्जेक्ट होते हैं क्या, लिंकिंग वर्ब के केस में तो होते ही सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट तो होता ही नहीं। तो मुझे बताओ कि राजेश का कंपैरिजन होना, इसका मतलब यहाँ पे देखो आई सब्जेक्टिव केस है और मी ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, अब मैं बस कहना इतना चाहता हूँ, सीधी सी बात इतनी आपको ध्यान में रखनी है कि जब कंपैरिजन किया जाता है तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपैरिजन किया जाता है और ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन किया जाता है। अब तुम मुझे बस इतना बता दो कि राजेश सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब के केस में होता नहीं, तो यहाँ पे क्या लगाऊँ, आई कि मी, ऑब्वियसली क्या लगाना पड़ेगा, आई लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए आपने एक रूल पढ़ रखा होगा कि दैन के बाद सब्जेक्टिव केस आते हैं, मी नहीं आई आता है, हिम नहीं ही आता है। ठीक, ये रूल भी हमेशा वैलिड नहीं होता, आगे चल के पढ़ेंगे, बताऊंगा इसको बहुत डिटेल में, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना ही। प्रोनाउन के मिसलिनियस में इस बात को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। राजेश इज टॉलर देन, ये देन यहाँ पे क्या काम कर गया, कंजंक्शन का। ठीक, और यहाँ पे आ गया सब्जेक्ट। अब एक चीज़ समझना, राजेश इज टॉलर देन आई, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस लिख दिया। एक छोटी सी बात आप जानते हो कि कोई ऐसी वर्ब नहीं हो सकती जिसका सब्जेक्ट ना हो, तो ये बात भी तो ऑब्वियस है कि कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं हो सकता जिसकी वर्ब ना हो। फिर से समझना, पढ़ रखा हमने कि कोई ऐसा सेंटेंस नहीं हो सकता जिसमें वर्ब ना आए, और कोई ऐसी वर्ब नहीं हो सकती जिसका सब्जेक्ट ना हो। तो इसका रिवर्स भी तो ट्रू होगा ना, कि कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं हो सकता जिसकी वर्ब ना हो। तो यहाँ पे ये जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट है, और यह कह लो ये इस सब्जेक्ट की वर्ब है। तो मुझे बताओ इस सब्जेक्ट की वर्ब कहाँ है, वो वर्ब हो गई अंडरस्टूड। यहाँ पे एक एम वर्ब अंडरस्टूड हो गई। राजेश इज टॉलर देन आई एम, राजेश इज टॉलर देन आई एम, जितना मैं लंबा हूं राजेश उससे ज़्यादा लंबा है। इतनी बात आ गई समझ में। अब ब्रेक करना है इसको, एक बार फिर से समझ लो। राजेश इज टॉलर देन आई ऑब्लिक मी। ठीक, इसमें आई लगता है, क्यों लगता है आई, क्योंकि कंपैरिजन हमेशा सेम केसेस में होता है, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से। ठीक, तो राजेश की तुलना हो रही है, इसका मतलब सब्जेक्ट की तुलना हो रही है, सब्जेक्ट की तुलना हो रही है तो सब्जेक्ट से होगी तो सब्जेक्टिव केस आ जाएगा। अब नेक्स्ट बात क्या थी कि ये सब्जेक्टिव केस तो आपने लगा दिया, इसका मतलब एक क्लॉज तो उधर हो गया, क्योंकि जितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट होंगे उतनी नंबर ऑफ वर्ब भी होंगी, और सब्जेक्ट वर्ब के पेयर को क्लॉज कहते हैं, तो उन्हें जोड़ने के लिए कंजंक्शन चाहिए। लो जी, ये देन कंजंक्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात, अब मैं कहना चाह रहा हूँ अगर ये सब्जेक्ट आया तो इसकी वर्ब भी जरूर आएगी, वो वर्ब है एम, ये हो गई अंडरस्टूड। ठीक है, कहने का मतलब ये जो लिंकिंग वर्ब है इसको मैंने अंडरस्टूड कर दिया। आप ऐसा लिख दोगे तो कोई भूचाल नहीं आ जाएगा। राजेश इज टॉलर देन आई, इतना लिख के छोड़ दोगे तो भी ठीक है। राजेश इज टॉलर देन आई एम, एम लिख दोगे तो भी ठीक है, गलत नहीं होता ये। बस क्या होता है, ये चीज़ अंडरस्टूड हो जाती है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत सारी केसेस हैं जहाँ आपको लिखना भी पड़ता है, बताऊंगा मैं कौन सी ऐसी केसेस हैं जिसमें आप इसको अंडरस्टूड नहीं मान सकते। अभी मैं क्या कह रहा हूँ, देखो बात क्या थी ना, मैं ये भी कह सकता था कि इस सेंटेंस को भी ब्रेक मत करो, बाद में कराऊंगा। ठीक है, लेकिन फिर ना बच्चे के मन में डाउट आने शुरू हो जाते हैं, यार 4 लेक्चर पढ़ाए उनमें तो ब्रेक करके पढ़ाया, और फिर ये चौथा 5वां लेक्चर आया तो फिर इसके अंदर ब्रेक करके पढ़ाना छोड़ दिया। वैसे ही पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इसमें जो और डाउट, मन में डाउट और हो रहा है ना, और गहराई में जाने का मन कर रहा है, बस उसके लिए भी मना कर रहा हूँ, वो आगे चल के क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझ लो, राजेश इज टॉलर देन आई एम, कंपैरिजन सब्जेक्ट सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस आ गया, सब्जेक्ट आया तो वर्ब जरूरी है, इसका मतलब ये वर्ब और ये वर्ब अंडरस्टूड है। क्लियर, एक तो कॉन्सेप्ट ये हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट इसको ब्रेक करने के लिए आपको इसको समझना पड़ेगा। मुझे बस तुम इतना बता दो कि इनकी मीनिंग क्या है। आई एम मैरिड का क्या मीनिंग होता है, देखो एक चीज समझना,
इसको ना अभी अगर मैं आपको कहूँगा तोड़ के दिखाओ, ब्रेक करके दिखाओ, तो बच्चा इसको ऐसे तोड़ेगा। देखो आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, एम क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, और मैरिड क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। ठीक, बच्चा इसको ऐसे तोड़ेगा। लेकिन ये होता गलत। क्यों होता गलत, समझना। बी की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब लगा दी, साथ में वर्ब की तीसरी फॉर्म लगा दी, तो ये पैसिव हो गया कि नहीं हो गया। तो फिर इसका मीनिंग क्या निकलेगा। पैसिव में तो जो सब्जेक्ट होता है वो रिसीवर होता है, पैसिव में जो सब्जेक्ट होता है वो तो रिसीवर होता है। तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग होगा मेरी शादी करवाई गई। आई एम मैरिड, मेरी शादी कराई गई। आई एम सरप्राइज, मुझे हैरान किया गया। आई एम टायर्ड, मुझे थकाया गया। आई एम अनॉयड, मुझे परेशान, मुझे मतलब नाराज़ किया गया। आई एम वरीड, मुझे परेशान किया गया। क्या ये सब मीनिंग है इनके, क्या यही सब इनके मीनिंग है क्या, नहीं। इनके मीनिंग बेसिकली क्या है, मैं मैरिड हूँ, मैं शादीशुदा हूँ। आई एम अनमैरिड, मैं कंवारा हूँ। आई एम सरप्राइज्ड, मैं हैरान हूँ। आई एम वरीड, मैं परेशान हूँ। आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ। समझना। तो अगर ये मीनिंग चाहिए तो इसमें तो कोई एक्शन ही नहीं हो रहा। आप तो सब खाली सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहे हो। मैं शादीशुदा हूँ, कंवारा हूँ, हैरान हूँ, परेशान हूँ, नाराज हूँ, कुछ भी, इसमें तो कोई एक्शन ही नहीं हुआ। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली ये ऐसे नहीं टूटेगा, इसको आप ऐसे नहीं तोड़ोगे, इसको हेल्पिंग वर्ब और इसको मेन वर्ब कहना हो जाएगा गलत। असली क्या है कि ये तो है मेन वर्ब, और ये यहाँ पे काम करते हैं एडजेक्टिव की तरह से। किसकी तरह से काम करते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से। आगे चल के पढ़ेंगे कि वर्ब की तीसरी फॉर्म जो होती है ना, वो एडजेक्टिव भी बन जाती है, उसको कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, चाहता तो लिख सकता था, अभी इसको ब्रेक नहीं करेंगे, मैं हिंदी विंदी मीनिंग मीनिंग से उसको बहुत बढ़िया समझा देता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले से ही क्लैरिटी आए, कुछ भी छोड़ने मन में आपके डाउट नहीं आए किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है, कि सर ने ये सेंटेंस ब्रेक क्यों नहीं कराया, क्या बात है, परेशान रहो, मैं वो नहीं चाहता। लेकिन इससे आगे और डिटेल में अभी आज ही पास्ट पार्टिसिपल पढ़ाने लग जाऊँ तो वो चीज़ देखो पॉसिबल नहीं है, ठीक, उसके लिए टाइम लगेगा अपने को। फिर से समझ लो, राजेश इज टॉलर देन आई, ये तो हो गया था, सॉरी। आई एम मैरिड, अब अगर इसको पैसे तोड़ दिया तो इसका मीनिंग हो जाएगा मेरी शादी कराई जाती है, मुझे परेशान किया जाता है, मुझे थकाया जाता है, मुझे नाराज़ किया जाता है, मुझे परेशान किया जाता है ना, का मीनिंग होता है नाराज़ होना, ठीक है। अब लेकिन क्या इनके मीनिंग है, इतनी तो हिंदी अंग्रेजी जानते होगे ना यार। आई एम मैरिड का मतलब क्या होता है, मेरी शादी करवाई जाती है कि मैं शादीशुदा हूँ। आई एम मैरिड, मैं शादीशुदा हूँ। आई एम मैरिड अनमैरिड, मैं कंवारा हूँ। आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ। एक्शन तो हुआ नहीं, एक्शन हुआ नहीं, तो इसका मतलब ये एक्टिव पैसिव तो हो ही नहीं सकता। क्या बताता है, एक्टिव पैसिव का लेना देना एक्शन से, अगर एक्शन ही नहीं होगा तो एक्टिव पैसिव का तो सवाल ही पैदा नहीं। तो इसका मतलब ये क्या है, ये लिंकिंग वर्ब है, ये लिंकिंग वर्ब और ये कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम कर रहा है एडजेक्टिव। इतनी कहानी क्लियर है। अब समझते हैं अपन इसको, आ जाओ। अब ये एयर क्या हो गया अपना, सब्जेक्ट हो गया। ऑफ क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। दिल्ली क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। इज क्या हो गया, देखो मेन वर्ब हो गया। ये कॉन्सेप्ट यहाँ समझाने के लिए लिखा है। मुझे बस इतना बता दो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है। द एयर ऑफ दिल्ली इज मोर पोल्यूटेड देन मुंबई, दिल्ली की जो हवा है वो ज़्यादा प्रदूषित है मुंबई से। दिल्ली की जो हवा है वो ज़्यादा प्रदूषित की गई है मुंबई से, कि है। पैसिव मीनिंग चाहिए कि ना एक्टिव ना पैसिव, सिर्फ बता रहे हो दिल्ली की हवा प्रदूषित है। ऑब्वियसली दिल्ली की हवा ज़्यादा प्रदूषित है, ज़्यादा प्रदूषित की गई है नहीं, ज़्यादा प्रदूषित है। क्योंकि अगर पैसिव लिखना होता तो यहाँ पे कोई डूअर भी लिखा होता। द एयर ऑफ दिल्ली इज़ पॉल्यूटेड बाय दीज कंपनीज, ऐसा। द एयर ऑफ दिल्ली इज़ पॉल्यूटेड बाय दीज व्हीकल्स, साथ में कोई डूअर भी तो लिखा होता बाय लगा के, अगर पैसिव होता तो। वैसा कोई मीनिंग अपन यहाँ पे कन्वे नहीं करना चाहते। हम ना एक्टिव कहना चाहते हैं ना पैसिव कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये इज मेन वर्ब बनेगा और ये पोल्यूटेड एडजेक्टिव की तरह से काम करेगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। पढ़ेंगे आगे चल के कि ये पास्ट पार्टिसिपल होता है, आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि इस सेंटेंस का मीनिंग पैसिव नहीं है। इस सेंटेंस का मीनिंग है दिल्ली की हवा ज़्यादा प्रदूषित है मुंबई से। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे फैक्ट बता रहे हो दिल्ली के बारे में, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो इसको मानिए एडजेक्टिव और इसको मानिए मेन वर्ब। ये मोर क्या हो गया, पोल्यूटेड की डिग्री बढ़ाने वाला एडवर्ब हो गया। इतनी कहानी क्लियर है। अब समझना, ये देन क्या बन गया, कंजंक्शन बन गया, और ये मुंबई क्या हो गया, सब्जेक्ट नंबर 2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इज वर्ब क्या हो गई, अंडरस्टूड हो गई। अब एक चीज़ समझो, हमने तो अपनी तरफ से सेंटेंस लिख दिया और इसकी हिंदी विंदी करके देख रहे हैं, सही भी लग रहा है। द एयर ऑफ दिल्ली इज मोर पोल्यूटेड देन मुंबई, दिल्ली की हवा ज़्यादा प्रदूषित है मुंबई से, बोलने सुनने में तो अच्छा लग रहा है।
लेकिन एक चीज़ सोचो, अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपैरिजन होगा, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन होगा। तो कंपैरिजन आपने कर किसका कर दिया, दिल्ली का और मुंबई का किया है कि एयर का और मुंबई का कर दिया। समझना, अगर ये सेंटेंस सिर्फ इतना होता ना, यहाँ से शुरू होता तो एकदम सही हो जाता, क्योंकि उस केस में फिर सब्जेक्ट कौन बन जाता, दिल्ली बन जाता। दिल्ली ज़्यादा पॉल्यूटेड है मुंबई से, सही हो जाता। दिल्ली का कंपैरिजन मुंबई से, एक शहर का कंपैरिजन दूसरे शहर से, सही हो जाता। लेकिन यहाँ अपने तुलना कर किसकी दी, क्योंकि सब्जेक्ट तो ये है, सब्जेक्ट नंबर 1 तो हवा है, एयर, लेकिन सब्जेक्ट नंबर 2 क्या है, बोलो। सब्जेक्ट नंबर 2 हो गया आपका मुंबई, सब्जेक्ट नंबर 2 क्या हो गया, मुंबई। तो आपने तुलना कर किसकी दी, हवा की मुंबई से। बेसिकली समझना होना क्या चाहिए था, मान लो ये दिल्ली है और ये मुंबई है, आपने दिल्ली की तो हवा की बात कर ली और मुंबई पूरे के पूरे शहर की बात कर ली। ऐसा कैसे पॉसिबल है, हवा का कंपैरिजन हवा से होगा, शहर का कंपैरिजन शहर से होगा। अरे आया समझ में कि ना आया। तो बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा हूँ, इसके अंदर जो कंपैरिजन है वो गलत चीज़ों के बीच में हो गया। अब मान लो कोई मैं ऐसा सेंटेंस कह दूँ, अगर मैं कोई ऐसा सेंटेंस कहूँ कि इस लड़के का जो वेट है ना, इस लड़के का जो वेट है ना, वो इस पिलर की हाइट से ज़्यादा है, ये कैसा इलॉजिकल सेंटेंस है। वेट का कंपैरिजन वेट से होगा, हाइट का हाइट से होगा, है ना, कलर का कलर से होगा, कॉस्ट का कॉस्ट से होगा। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ। कंपैरिजन हमेशा सेम चीज़ों में किए जाते हैं, आउट ऑफ क्लास कंपैरिजन नहीं किए जाते। अगर हवा की तुलना होगी तो फिर हवा से ही होगी, शहर की तुलना होगी तो फिर शहर से ही होगी, हाँ कि ना। तो यहाँ पे बेसिकली गलती क्या है कि दिल्ली की तो ले ली हवा और इधर मुंबई के से सीधा कंपैरिजन कर दिया, यहाँ अपने को मुंबई की हवा लिखना है। समझ में आया। तो बेसिकली एक काम करता हूँ, जो आपके मन के भाव है ना वो लिख देता हूँ यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पे इस सेंटेंस में ऐसा लिख दूँ, ये देन के बाद ऐसा लिख दूँ, देन द एयर ऑफ मुंबई इज, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया, द एयर ऑफ दिल्ली इज मोर पोल्यूटेड देन द एयर ऑफ मुंबई इज, ठीक। अब ये तो हमें पता चल गया था कि ये वाला पोर्शन तो गलत था। क्यों गलत था, ये इसलिए गलत था क्योंकि एयर का कंपैरिजन मुंबई से हो गया था। अब हम कहना क्या चाहते हैं, सर एयर का एयर से ही तो करवाना चाहते हो, लो मैंने करा दिया। द एयर ऑफ दिल्ली इज मोर पोल्यूटेड देन द एयर ऑफ मुंबई इज। अब ये एयर क्या हो गया, सब्जेक्ट नंबर 2 हो गया, ऑफ प्रिपोजिशन हो गया, और ये मुंबई इस प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, और ये इस सब्जेक्ट की मेन वर्ब हो गई जो कि अंडरस्टूड हो गई, ठीक है। द एयर ऑफ दिल्ली इज मोर पोल्यूटेड देन द एयर ऑफ मुंबई इज। इतनी कहानी क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ, चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं हम, प्रोनाउन। काम क्या आता है ये, प्रोनाउन काम आता है। प्रोनाउन काम आता है क्या करने के, एक नाउन के रिपीटेशन को बचाने के। तो ये एयर नाउन तो पहले आ चुका है, एक ही नाउन पहले अगर आ चुका है तो अगर दूसरी बार भी इसको लिखना है तो फिर क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे को प्रोनाउन लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ प्रोनाउन लिखना पड़ेगा तो फिर बोलो क्या लिखें, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा डेमोन्स्ट्रेटिव। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, डेमोन्स्ट्रेटिव। दिल्ली की हवा ज़्यादा पोल्यूटेड है किससे, मुंबई की हवा से। आपको उसे डेमोन्स्ट्रेट करना है, किससे, मुंबई की हवा से। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे एयर एयर नाउन रिपीट ना करके हम इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे दैट ऑफ मुंबई। इस एरर को, इन एरर को काफ़ी बच्चे जो हैं वो दैट ऑफ वाले एरर के नाम से भी जानते हैं। ये दैट क्या काम करेगा यहाँ पर, सब्जेक्ट नंबर 2 का, या मैं ऐसा करता हूँ इसके यहाँ लिख देता हूँ सब्जेक्ट नंबर 2, ठीक है। ये आपका बन जाएगा सब्जेक्ट नंबर 2। और यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, इस वर्ड का जो मीनिंग है वो एयर ही है, ये एयर को ही रिप्लेस कर रहा है। क्लियर है इतनी बात, फिर से समझ लो। पहले जो सेंटेंस लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था द एयर ऑफ दिल्ली इज मोर पोल्यूटेड देन द एयर ऑफ मुंबई। दिल्ली की हवा ज़्यादा पोल्यूटेड है मुंबई की हवा से, ठीक है। हमें ये कहना था लेकिन हमने क्या लिख दिया, दिल्ली की हवा ज़्यादा पोल्यूटेड है मुंबई से। अब मुंबई शहर का और हवा का थोड़ी कंपैरिजन होगा, इधर सब्जेक्ट है एयर, उधर कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट बन गया मुंबई, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो मैंने क्या लिखा था, एयर ऑफ दिल्ली इज मोर पोल्यूटेड देन द एयर ऑफ मुंबई इज, ठीक। अब एयर एयर नाउन 2 बार रिपीट ना करना पड़े इसलिए मैंने दैट लिख दिया। तो अब सेंटेंस क्या बन गया था, एयर ऑफ दिल्ली इज मोर पोल्यूटेड देन दैट ऑफ मुंबई, ये इज अंडरस्टूड है। क्लियर है इतनी कहानी, ठीक। तो ऐसे ही कुछ एरर आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव में, ठीक है। मैंने आपको कहा था मैं कुछ शेर वेर सुनाया करूँगा, आज एक शेर सुन लेते हैं।
मूड हो गया बस ऐसे ही। ठीक है, कौन से शुरुआत करूं? बोला सुना देता हूँ आज। एक तो देखो वाह वाह नहीं करनी है, ठीक है, बस फील लेनी है, शेर की बस फील लेनी है। भूल रहा हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक, सुनना ज़रा ध्यान से। अगर मेरी चाहतों के मुताबिक ज़माने में हर बात होती, अगर मेरी चाहतों के मुताबिक ज़माने में हर बात होती, तो सिर्फ तुम होती, मैं होता, और सारी रात बरसात होती। ठीक, अब एक चीज़ ध्यान रखना, बरसात का मीनिंग बरसात ही समझना, ठीक है, अपना और मीनिंग कुछ मत निकाल लेना। और एक कोई भी अगर शेर आपको सुनाया जाए तो उसके साथ एक साथ में वो होता है ना टर्म्स एंड कंडीशन का स्टार, उसके साथ क्या लिखा है, इस शेर का किसी भी जीवित और मृत कन्या से कोई संबंध नहीं है। यदि यदि कोई समानता पाई जाती है तो उसे मात्र एक संयोग समझकर भुला दिया जाए। ठीक है, ये शेर ऐसी मैं कई बैचों से पीट रहा हूँ ठीक है, किसी के लिए बच्चे जैसे ही होता है ना, तो किसके लिए लिख के, किसी के लिए नहीं लिख के भाई, ऐसे ही लिख दिए। ठीक है, चलो आ जाओ। एक चीज़ छोटी सी रह गई थी, एयर जो होता है ना, एयर को देखते ही बच्चों के दिमाग में आता है सर ये एयर कौन सा नाउन है, एयर कौन सा नाउन है। एयर से दिखाई तो देती नहीं, आपने कहा था जिसको दिखाई ना दे, जो इसको छू ना सके, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है। नहीं मेरे भाई, एयर आती है मटेरियल नाउन के अंडर में। एयर कौन सा नाउन होता है? एयर होता है मटेरियल नाउन, ये एक मटेरियल का नाम है। एयर के कण होते हैं कि नहीं होते? हाँ के ना, एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, कण होते हैं उसके अंदर, तो ये मटेरियल नाउन के अंडर में आती है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, और एयर का प्लूरल भी हो जाता है जब एयर का मतलब हो घमंड। ठीक है, आपको ने ईडीएम पढ़ा होगा, उसके अंदर आप एयर वर्ड को ना टाइप करना डिक्शनरी में, आपको काफ़ी सारा मिल जाएगा मैटर उस पर। ठीक है, ही इज़ इन एयर्स, एयर्स का मतलब क्या हो जाता है, वो घमंड के अंदर है, तो वहाँ पर उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, एयर का गैस लगाओ तो उसका मतलब घमंड वमंड हो जाता है। अभी के लिए जब एयर का मतलब हवा हो तभी ये क्या होता है, तभी ये मटीरियल नाउन होता है। इतनी बात हो जाएगी क्लियर। तो अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ऐसे में आपको 3-4 सेंटेंसेस के थ्रू और कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक, अब आप इसको नोट कर लो, फिर मैं आपके साथ मिलता हूँ और सेंटेंसेस के साथ। इसको नोट कर लो अब अच्छे से। आ जाओ भाई, अब ये डेमोन्स्ट्रेटिव के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इन सेंटेंसेस के थ्रू समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले कौन सा सेंटेंस करोगे? सबसे पहले कर लेते हैं अपन ये वाला। ठीक है, उन पे आएंगे, अभी एक एक करके आएंगे। क्यों नहीं कराया वो पहले, वो तुम्हें समझ में आ जाएगा। पहले इस सेंटेंस से शुरुआत करते हैं, इसको ब्रेक कर लें। इज, एम, आर, वाज, वर अंग्रेजी में दो काम करता है, हेल्पिंग वर्ब बनना, मेन वर्ब बनना। मेन वर्ब हो गई, कॉस्टली, कॉस्टलियर, कॉस्टलीस्ट एडजेक्टिव हो गया, काम कर गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। ठीक, अब ये बात किसके बारे में कही जा रही है, कौन है कॉस्टली? करण है कि कार है? ऑब्वियसली कार है, तो कार क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया। अब ये करण क्या है, नाउन है। एक नाउन दूसरे नाउन के साथ कैसे आ गया भाई? क्यों नहीं आता एक नाउन के साथ दूसरे नाउन? याद आ रहा? ऐसा हमने पढ़ा था कि एक नाउन के साथ दूसरा नाउन, एक प्रोनाउन के साथ नाउन नहीं आते। क्यों नहीं आया करते थे? वो इसलिए नहीं आया करते थे, वो इसलिए नहीं आते थे, क्यों? क्योंकि अगर दो दो नाउन साथ में लिख दोगे तो दोनों के दोनों एक ही वर्ब के सब्जेक्ट बनना चाहने लग जाएंगे, और वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए होना क्या चाहिए कि एक नाउन दूसरे नाउन के साथ आना नहीं चाहिए, लेकिन एक नाउन दूसरे नाउन के साथ बहुत बार आ जाता। ऐसा क्यों होता है? वहाँ पे वो नाउन का फंक्शन कर ही नहीं रहा होता। यहाँ पे क्या ये नाउन के फंक्शन कर रहा है? नाउन के फंक्शन तो वही है, आपके सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, वो सब है। क्या ये नाउन का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे फंक्शन परफॉर्म किसका कर रहा है? यहाँ पे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है इसका एडजेक्टिव का। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या? नाउन। टाइप क्या? प्रॉपर। केस क्या? पॉजेसिव। और इसके काम कौन से? इसके काम है एडजेक्टिव वाले। अरे आया समझ में? इसको एडजेक्टिव, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बोल मत देना, इसका एक्शन है एडजेक्टिव वाला। क्लियर हो गई इतनी बात? चलो जी, अब आपको पता है कि करण की गाड़ी की तुलना करनी, ये देन क्या हो गया आपका, कंजंक्शन हो गया। और आपने तुलना कर ली किससे? किससे तुलना कर दी इसकी? रोशनी से। बहुत ही बढ़िया, है ना, रोशनी। अब यहाँ पे रोशनी के आगे इस बार बंडर स्टूड है, देखो इसको मैं थोड़ा सा इधर खिसका के लिख देता हूँ। बेसिकली यहाँ पे इस बार अंडरस्टूड है, इतना तो समझ गए ना तुम
कि करण की गाड़ी ज़्यादा कीमती है किससे? करण's कार इज कॉस्टलियर देन रोशनी। अब तुमने कह दिया कि करण की गाड़ी ज़्यादा कीमती है किससे? रोशनी से। ये क्या लिख दिया भाई? रोशनी देखा, मतलब रोशनी को देखा अभी तुमने? नहीं देखा ना, तो फिर कैसे कह दिया? समझो मेरे भाई, गाड़ी की कीमत की तुलना इंसानों से होगी क्या? नहीं होगी। क्लियर हुई इतनी बात? तो बेसिकली गाड़ी की कीमत नहीं है, ये गाड़ी की तुलना है। ये कार का जो कंपैरिजन है, यहाँ पे सब्जेक्ट कार है तो वहाँ पे भी आपको सब्जेक्ट कार को ही बनाना पड़ेगा। देन के बाद भी सब्जेक्ट क्या बनना चाहिए? कार ही बनना चाहिए। अब मैंने ऑप्शन लिखे हैं ए, बी, सी और डी, ठीक है। ये ऊपर वाले सेंटेंस, इस सेंटेंस के लिए भी यही सेम 4 ऑप्शन है और इस सेंटेंस के लिए भी यही सेम 4 ऑप्शन है। सीधी सी बात समझना, अगर उधर सब्जेक्ट कार है, तुलना करनी है तो इधर भी सब्जेक्ट कार बन जाना चाहिए। अब वो कैसे बनेगा? क्या लिखने से? दैट ऑफ रोशनी लिखने से। ये दैट ऑफ कब लगाया करते थे भाई? ये दैट ऑफ तो तब लाया करता था जब इधर किसी चीज़ के सब्जेक्ट, मतलब जैसे हमने लिखा था एयर ऑफ दिल्ली, द एयर ऑफ दिल्ली, दिल्ली का पोजीशन बना रखा था एयर पे, हाँ कि ना? एक चीज़ समझना, यहाँ पे करंस कार है, इसमें भी पोजीशन बना हुआ है ना? द एयर ऑफ दिल्ली था, वहाँ भी ऑफ पोजीशन बनाना था। ऑफ प्रेपोजिशन 2 काम करती है, सिलेक्शन का, पोजीशन का, याद है ना भाई? पिछले लेक्चर में तो हमने डिस्कस किया। द एयर ऑफ दिल्ली लिख दूं तो क्या हो गया? दिल्ली की हवा। करंस कार लिख दूं तो करण की गाड़ी। नॉन लिविंग थिंग का पोजीशन ऑफ से बनाते हैं और लिविंग थिंग का जनरली अपोस्ट्रोफी एस से बनाते हैं। ये जो अपोस्ट्रोफी एस लिखा हुआ ना, ये लिविंग थिंग का पोजीशन बनाता है। लिविंग थिंग का ऑफ से बना दो तो भी सही होता है, प्रेफर हम अपोस्ट्रोफी एस को करेंगे। फिर से समझ लो, लिविंग थिंग का पोजीशन यानी अधिकार दूसरी चीज पर बनाने के लिए अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। ऑफ का भी कर लो तो गलत नहीं होता, लेकिन नॉन लिविंग का जनरली हम ऑफ से ही बनाते हैं, उसमें अपोस्ट्रोफी एस गलत हो जाता है। क्लियर है इतनी बात? तो मैं कहना आप लोगों से ये चाह रहा हूँ, अगर इधर करंट की बात हो रही है तो उधर भी करंट की बात होगी, सॉरी मतलब किसी न किसी कार की बात होगी, यहाँ रोशनी कार की बात होगी, यानी रोशनी का गाड़ी पर पोजीशन बनाना पड़ेगा। करण की गाड़ी कीमती है रोशनी की गाड़ी से, तो रोशनी का गाड़ी पर पोजीशन बनाना पड़ेगा। अब एक कॉन्सेप्ट होता है पैरेललिज्म। एक सेंटेंस सुनना जरा, राहुल लाइक्स सिंगिंग एंड डांस, या फिर राहुल लाइक्स पेंटिंग एंड सिंग। कुछ गड़बड़ सी नहीं लग रही सर? या तो ऐसा लिखो राहुल लाइक पेंटिंग एंड सिंगिंग, या फिर ऐसा लिखो राहुल लाइक्स टू पेंट एंड सिंग। समझ में आया? इसको बोलते हैं पैरेललिज्म, यानी जो स्ट्रक्चर है ना उसमें पैरेललिज्म होना चाहिए, है ना? अटपटा नहीं लगना चाहिए वो स्ट्रक्चर। तो बेसिकली यहाँ पे भी वही फंडा है। अगर इधर आपने अधिकार बनाने के लिए अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर रखा है तो इधर भी अधिकार बनाने के लिए किसका यूज होगा? अपोस्ट्रोफी एस का ही यूज होगा। तो दैट ऑफ वाले तो ऑप्शन ही बाहर हो गए, ये दैट ऑफ वाले जो ऑप्शन है ये लीग से बाहर हो गए। अब बचे क्या अपने पास? ये दो बचे, एक में है लिखा रोशनीज अकेला और एक में लिखा है रोशनीज कार। तुलना में करनी किसकी थी? करण की गाड़ी कीमती है रोशनी की गाड़ी से। दूसरा सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? कार ही होना चाहिए। रोशनी तो अपोस्ट्रोफी एस लग के एडजेक्टिव की तरह से बिहेव करने लग जाएगा, ये तो आ गया समझ में। लेकिन आगे कोई ना कोई नाउन लिखना है और वो नाउन क्या बनना चाहिए? अपना कार बनना चाहिए। लेकिन एक चीज़ समझना, कार नाउन तो पहले आ गया, कार तो हम पहले लिख चुके हैं, तो दूसरी बार तो लिखने की जरूरत नहीं है। समझना मेरे भाई, रोशनीज और रोशनीज कार दोनों ही सही हैं, दोनों ही सही हैं, लेकिन हम प्रेफर करेंगे रोशनीज को, क्योंकि कार नाउन आप पहले लिख चुके हो। इतना भी लिख के छोड़ दोगे तो वो कार अंडरस्टूड हो जाएगा, पता चल जाएगा कि कार की तुलना कार से ही करनी है। समझ में आया? अब बच्चे कहते हैं सर यहाँ आपने कह दिया अंडरस्टूड हो जाएगा, पीछे आपने मुंबई वाले में कटवा के दैट ऑफ करा दिया, वहाँ तो नहीं आपने कहा अंडरस्टूड हो जाएगा। समझना मेरे भाई, यहाँ पे अंडरस्टूड समझाना आसान है, अपोस्ट्रोफी एस लगा के छोड़ रखा है, तो ये बात तो ऑब्वियस है किसी ना किसी चीज़ पर पोजेशन है। किस चीज़ पर पोजेशन है? जिसकी बात चल रही है। बात किसकी चल रही? कार की। तो समझना यहाँ तो अंडरस्टूड कहना लॉजिकल है, लेकिन वहाँ पे अंडरस्टूड कैसे डिफाइन कर पाओगे? वहाँ कोई पॉजेसिव केस खाली बल लगा के छोड़ रखा है क्या आपने, जिससे कह दो हाँ भी किसी चीज़ पर पोजीशन बनना ही था? तो समझना ये वाला अलाउड है। रोशनीज कार लिख दो तो मैं फिर बता रहा हूँ गलत नहीं होता, लेकिन कार करना हो रिपीट ना हो, इसलिए हम प्रेफर किसको करते हैं? रोशनीज को। कहानी क्लियर? फिर से समझ लो, करण की गाड़ी की तुलना होनी थी, कर रखी थी रोशनी से। अब करण की गाड़ी की तुलना किसी इंसान से थोड़ी होगी भाई, क्या होगा? इंसान की गाड़ी से ही होगी, गाड़ी की तुलना गाड़ी से होगी ऑब्वियसली। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे रोशनी की गाड़ी चाहिए थी, रोशनी की गाड़ी चाहिए, तो बेसिकली करना क्या पड़ेगा? देखो रोशनीज कार और रोशनीज दो ऑप्शन है, हम प्रेफर करेंगे रोशनीज को।
क्यों? क्योंकि एक ही नाउन के रिपीटेशन को बार बार नहीं करते। तो यहाँ पे कार नाउन मैंने अंडरस्टूड मान लिया। क्यों? क्योंकि अपोस्ट्रोफी एस से एंड हो रहा है, अपोस्ट्रोफी एस से एंड हो रहा था, शॉर्ट किए क्या है, इसके बाद कोई ना कोई नाउन है, और वो नाउन कौन है? वो नाउन कार है। इतनी कहानी होगी क्लियर। तो फिर इसका आंसर क्या बन गया? ये बेसिकली इसको कट के आपको किससे रिप्लेस कर देना है, मतलब इस तो अंडरस्टूड रहेगा, इसको नहीं, सिर्फ इतने को काट के आपको रिप्लेस कर देना है ए ऑप्शन से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? द करण's कार इज कॉस्टलियर देन रोशनीज कार इज। वो कार क्या बेसिकली अंडरस्टूड हो गया। ठीक, अब आ जाओ इस सेंटेंस पे, ऊपर वाले पे। कॉस्ट हो गया सब्जेक्ट, ऑफ होगी प्रिपोजिशन, कार हो गया इस प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ठीक है, कार इस प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, एक करण नाउन हो गया, केस पजेसिव हो गया, टाइप प्रॉपर हो गई, काम इसके एडजेक्टिव वाले हो गए। इज क्या हो गया आपका? मेन वर्ब हो गया। हायर क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव हो गया। देन क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। ये रोशनीज क्या हो गया? रोशनी अकेला ये भाई रोशनीज नहीं है, ये हो गया आपका सब्जेक्ट नंबर 2। इसको मैंने यहाँ लिख दिया सब्जेक्ट नंबर 2। अब देखना फिर से वही गलती, करण की गाड़ी की कीमत। देखना इस पर दो पोजीशन है, करण का गाड़ी पे अपोस्ट्रोफी एस से और गाड़ी का कीमत पे ऑफ से, इस पर दो अधिकार बने हुए हैं। करण की गाड़ी की कीमत, ठीक, करण की गाड़ी की कीमत ज़्यादा है, करण की गाड़ी की कीमत ज़्यादा है किससे? रोशनी से। फिर वही बवाल, वह करण की गाड़ी की कीमत है रोशनी से ज़्यादा कह रहा है, ये कंपैरिजन होते हैं क्या? तो आपको यहाँ पे क्या कहना पड़ेगा? यहाँ पे कहना पड़ेगा किससे काम चलेगा? रोशनी की गाड़ी लगाने से काम चलेगा इस बार गाड़ी लगाने से भी काम नहीं चलेगा। गाड़ी की तुलना गाड़ी से, तो कीमत की तुलना कीमत से। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा बेसिकली आपके मन के भाव क्या हैं। आपके मन के भाव ये हैं कि द कॉस्ट ऑफ करण's कार, करण की गाड़ी की कीमत इज हायर देन द कॉस्ट ऑफ रोशनीज कार। मन के भाव तो यही है, हाँ कि ना? द कॉस्ट ऑफ रोशनीज कार, जैसे वही अपन ने देखा ना, द एयर ऑफ दिल्ली इज मोर पोल्यूटेड देन द एयर ऑफ मुंबई, ऐसे ही कह रहा हूँ। यहाँ पे क्या है? करण की गाड़ी की कीमत, तो उधर क्या चाहिए? रोशनी की गाड़ी की कीमत। कैसे लिखोगे? द कॉस्ट ऑफ रोशनीज कार, यही लिखोगे? अरे हाँ कि ना? तो समझना। अब मुझे यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन देखना है जिसका यही मीनिंग निकल रहा हो। यहाँ पे तो रोशनीज लिख दिया, रोशनीज कार लिख दिया, तो इसका मतलब तो रोशनी की गाड़ी हो गया। अकेली गाड़ी से तो काम नहीं चलेगा, गाड़ी की कीमत भी चाहिए, तो ए और बी तो बाहर हो गए। अब बचे ये दो, दैट ऑफ रोशनी। अब ये तो ऑब्जेक्टिव केस है, पॉजेसिव केस तो है नहीं, तो इसका मीनिंग क्या? अंडरस्टूड रोशनीज कार हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन रोशनीज लिखने पे आगे नाउन कौन सा अंडरस्टूड हो जाएगा? कार नाउन आगे अंडरस्टूड हो जाएगा, और ये ऑफ से पोजीशन बन जाएगा रोशनी की गाड़ी का किस पर? ये दैट किसको रेफर कर रहा होगा? कॉस्ट को, कीमत को। फिर से समझ लो, करण की गाड़ी की कीमत रोशनी की गाड़ी की कीमत से ज़्यादा है। आपको यहाँ पे लिखना है इज हायर देन द कॉस्ट ऑफ रोशनीज कार। आप ये लिखना चाहते हो यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ रोशनीज कार, तो कॉस्ट नाउन दो बार ना रिपीट करना पड़े, क्या आ गया? दैट आ गया। रोशनीज कार नाउन ना रिपीट करना पड़े, तो यहाँ पे मैंने उसको ड्रॉप कर दिया। समझ में आ गया कहना चाह रहा हूँ? इसमें कौन सा ऑप्शन टिक हो गया भाई? आपका डी हो गया। यहाँ पे दो पोजीशन चाहिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, करण की गाड़ी की कीमत, इधर भी क्या आएगा? रोशनी की गाड़ी की कीमत। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? रोशनीज कार, ठीक है, रोशनीज कार, और कार का पोजीशन किस पे बन जाएगा? दैट पे। दैट किसको रेफर कर रहा है? कॉस्ट को। कैसे पोजीशन बन गया? यहाँ ऑफ से, रोशनी की गाड़ी की कीमत, कॉस्ट ऑफ रोशनीज कार ड्रॉप हो गया, और कार का पोजीशन बनना था कॉस्ट पे, कॉस्ट की जगह दैट आ गया। क्लियर? तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या है, इस रोशनी को रिमूव करके इसकी जगह आपको ऑप्शन नंबर डी पुट करना है। इज आगे अंडरस्टूड है पहले की तरह ही, ठीक है। अब आ जाओ आप इस सेंटेंस पे, द स्टोरीज ऑफ द महाभारत आर मोर इंटरेस्टिंग देन द रामायणा। इसको अपन ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। स्टोरीज क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, ऑफ क्या है? प्रिपोजिशन है, महाभारत क्या हो गया? इस प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये आर क्या हो गया? एक बार खुद से सोचना जरा, वीडियो यहीं की पॉज करो और इसको आगे सोचो कैसे तोड़ेंगे। नहीं करोगे ना पॉज, पिटोगे बहुत ज़्यादा। एक तुमने वो सुना है, हरियाणवी में ऐसे बोलते हैं, आडा गेर का छांगना,
इसका मतलब होता है बेसिकली किसी को उल्टा लेटा देना और धेल आते लात वही होगा तुम्हारे साथ। मैं फिर बता रहा हूँ, जब मैं वीडियो कहूँ पॉज करने को तो कर दिया करो। आ जाओ वापसी, इसको ब्रेक करो भाई, कुछ सिखाना है समझा करो, इसको ब्रेक करो फटाफट। चलो समझ लो, ये आर है, इधर इंटरेस्टिंग है। बच्चे का मन क्या करेगा, सर आर हेल्पिंग वर्ब हो गई, इंटरेस्टिंग मेन वर्ब हो गई, ऐसे तोड़ने का मन करेगा, ऐसे टूटेगा नहीं। ठीक, समझना अभी अभी के लिए खाली समझ लो। आज के लेक्चर में हमने क्या पेंडिंग छोड़ दिया, एक तो पास्ट पार्टिसिपल वाला कॉन्सेप्ट पेंडिंग छोड़ दिया है ना, वो पैसिव नहीं है, वर्ब की तीसरी फॉर्म ऑब्जेक्टिव की तरह से काम कर देती है। मैं एक काम करता हूँ, प्रोनाउन चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले अगला आपको प्रोनाउन पढ़ाना था मुझे रिलेटिव, ठीक है। उस प्रोनाउन को पढ़ाने से पहले मैंने जो कहा था ना कि बेसिक की जहाँ मुझे जरूरत पड़ेगी, अब मुझे लग रहा है 2-3 सेंटेंसेस में मैंने कुछ अधूरा सा छोड़ दिया है। उस जो मन में डाउट से उठ रहे हैं ना, उनको ख़त्म कर देते हैं जड़ से। अगले लेक्चर के अंदर अपन यही बेसिक जो होता है ना, जेरेंड क्या होते हैं, इन्फिनेटिव क्या होते हैं, पार्टिसिपल क्या होते हैं, इसको डील कर लेते हैं। समय आ गया है उसका, ठीक। तो वो जो आपके कॉन्सेप्ट हैं वो अगले लेक्चर में क्लियर हो जाएंगे। ये वाला भी बेसिकली इसको समझने का तरीका मैं आपको आज ही बता देता हूँ, लेकिन ये क्रिस्टल क्लियर होगा आपका नेक्स्ट लेक्चर में। अभी समझना, बच्चे कहते हैं सर इसको कर दो हेल्पिंग वर्ब, इसको कर दो मेन वर्ब, ठीक है। अब एक छोटी सी बात सोचो, आईएनजी जो फॉर्म होती है वो कौन से टेंस में आती है, सुना होगा ना कभी, देखो कॉन्टिन्यूस टेंस में आती है सर। वर्ब की आईएनजी फॉर्म कौन से टेंस में आती है, कॉन्टिन्यूस टेंस में आती है। राहुल इज सिंगिंग, राहुल इज डांसिंग, राहुल इज प्रिपेयरिंग, राहुल इज प्लेइंग, कौन सा टेंस है, कॉन्टिन्यूस टेंस है कि नहीं है। अब मुझे बस इतना बता दो कि कॉन्टिन्यूस टेंस लगाते क्यों है। सबने मुझे लगता है सुन रखा होगा कॉन्टिन्यूस टेंस। कॉन्टिन्यूस टेंस आखिर लगाया क्यों जाता है कि कोई एक्शन कॉन्टिन्यूटी में, राहुल खेल रहा है, राहुल पढ़ रहा है, राहुल सो रहा है, राहुल नहा रहा है, हाँ कि ना, तभी लगाते हो कॉन्टिन्यूस टेंस। कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब होता है कि कोई एक्शन जारी है, ठीक। अब इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, द स्टोरीज ऑफ द महाभारता, द स्टोरीज ऑफ द महाभारता, महाभारत की कहानियाँ, महाभारत की कहानियाँ। अब बच्चे कई तो कहते हैं सर महाभारत की कहानियाँ कैसे हो गई, कहानी तो है वो, महाभारत में छोटे छोटे अध्याय हैं, ठीक है। अब ऐसे ही रामायण में भी छोटे छोटे अध्याय हैं, वो छोटी छोटी कहानियाँ हैं, सुना होगा जैसे रामायण में यूज़ करते हैं ना लंका कांड और ये सब। ऐसे रामायण में मुझे लगता है कांड यूज़ होता है, लंका कांड, ये कांड वो कांड, और इसमें कुछ और यूज़ होता है। इसमें महाभारत में शायद अध्याय यूज़ होता है, जो भी उनके स्टोरीज होते हैं छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज का कंपाइलेशन ही तो है ये, तो समझना, ठीक। आर मोर इंटरेस्टिंग देन द रामायण, मीनिंग क्या है इसका, महाभारत की कहानियाँ ज़्यादा इंटरेस्टिंग है रामायण से। काम हुआ कोई, सोचो कोई एक्शन है जो कंटिन्यूटी में, जैसे मोहन इज प्लेइंग का मतलब होता है मोहन खेल रहा है, राहुल इज स्लीपिंग का मतलब होता है वह सो रहा है, कुणाल इज लाफिंग का मतलब है हंस रहा है। कोई एक्शन हो रहा है जो कंटिन्यूटी में, हाँ कि ना। यहाँ पे क्या एक्शन हो गया, कोई एक्शन हुआ जो कंटिन्यूटी में, कोई एक्शन ही नहीं हुआ सर। यहाँ तो एक्शन ना हो तो वर्ब कौन सी हो जाती है, लिंकिंग वर्ब हो जाती है कि नहीं हो जाती। तो समझना ये क्या है, ये मेन वर्ब है, ये कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और इंटरेस्टिंग यहाँ पर कोई मेन वर्ब नहीं, इंटरेस्टिंग यहाँ पर आपका बनेगा एडजेक्टिव। समझ में आया। आप ध्यान से सोचो, ये इंटरेस्टिंग विशेषता बता रहा है कि नहीं बता रहा कहानी होगी। एक छोटा सा सेंटेंस देखना, अगर मान लो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, यह कहानी, यह किताब जो इंटरेस्टिंग है। इसको तोड़े, बुक क्या है, सब्जेक्ट है, दिस क्या है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि इसके बाद नाउन आ रहा है। इज क्या है, मेन वर्ब है, मतलब इजी तो सिखाना है। अब बताओ क्या कर दूं, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब कर दूं क्या। अगर इसको हेल्पिंग वर्ब कर दिया, इसको मेन वर्ब कर दिया, तो कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। कॉन्टिन्यूस का टेंस का मतलब है कोई एक्शन जारी है। और इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, यह किताब इंटरेस्टिंग है, इसमें तो कोई एक्शन ही नहीं हुआ। अगर कोई एक्शन ही नहीं हुआ तो कॉन्टिन्यूस टेंस लग सकता है क्या, नहीं लग सकता। और अगर कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं लग सकता तो वर्ब को आईएनजी फॉर्म में लिखा जा सकता है क्या, नहीं लिखा जा सकता। तो समझना ये है क्या, ये मेन वर्ब है। और ये इंटरेस्टिंग क्या है, एडजेक्टिव है। काम क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब आया समझ में, यह किताब जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है, यह किताब जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्लियर है इतनी बात। ऐसे ही यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। कितनी इंटरेस्टिंग है भाई, मोर इंटरेस्टिंग। तो ये क्या हो गया, ये आपका एडवर्ब हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ समझना,
कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनकी ई आर से डिग्री चलती हैं, जैसे ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, है ना। इंटरेस्टिंग की चलेगी क्या, इंटरेस्टिंगर, इंटरेस्टिंगस्ट, ऐसे। तो इनके लिए क्या यूज़ होते हैं, ऐसे एडजेक्टिव जिनकी ई आर और ई एस टी से डिग्री नहीं चलती, उनके लिए मोर या मोस्ट लगाते हैं, जैसे इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक, ऐसे ही एक्सपीरियंस्ड, मोर एक्सपीरियंस्ड, मोस्ट एक्सपीरियंस्ड, जिनकी ई आर और ई एस टी लगाकर नहीं चलती, उनकी कैसे बनाते हैं, मोर या मोस्ट एडवर्ब लगाकर। ठीक है, तो मैंने एक एडवर्ब लगा दी मोर, कंपैरेटिव डिग्री की एडवर्ब लगा दी, उससे कंपैरिजन में आ गया। ठीक, अब ये देन क्या है, कंजंक्शन है। ठीक है, और ये रामायण क्या हो गया, सब्जेक्ट नंबर 2 हो गया। कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट दूसरा आ गया। अब समझो इधर सब्जेक्ट क्या था, स्टोरीज, और इधर तुमने सब्जेक्ट क्या बना दिया, रामायण। स्टोरीज की तुलना किससे कर दी, रामायण से। रामायण, महाभारत की कहानियाँ रामायण से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि रामायण की कहानियों से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो ऑब्वियसली कहानियों से तुलना होनी थी। इसमें तो आपने स्टोरीज की तुलना दूसरे ग्रंथ से कर दी, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ जाएगा, बोलो। अरे क्या लिख दें, यहाँ पे मुझे लिखना है द स्टोरीज ऑफ महाभारत आर मोर इंटरेस्टिंग देन द स्टोरीज ऑफ रामायण। यही मन के भाव है मेरे, क्या लिख दूँ, यहाँ पे लिख दो सर आप दैट ऑफ। ठीक, रोबोट हो तुम, रोबोट, प्रोग्राम फीड कर दिया तुम्हारे अंदर, दैट ऑफ, दैट ऑफ, दैट ऑफ, चिपका दिया दैट ऑफ। स्टोरी सिंगुलर की प्लूरल, स्टोरी सिंगुलर की प्लूरल, प्लूरल, प्लूरल के लिए क्या लगता है, दैट की दोज, ऑब्वियसली दोज, तो यहाँ दोज आएगा। एयर क्या था, मटेरियल था, अनकाउंटेबल था, अनकाउंटेबल को सिंगुलर की तरह से ट्रीट करते हैं, तो वहाँ पे क्या आ गया, दैट आया। ठीक, तो ऐसे जितने भी ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, मतलब जिसके अंदर अपने को थोड़ा मोटा डाउट हो सकता है, उसको थोड़ा ध्यान से सुन लेना। मटेरियल नाउन था एयर, उसके लिए मैंने क्या लगा दिया, दैट लगा दिया। लेकिन यहाँ पे स्टोरीज प्लूरल है, तो उसके लिए मैंने क्या लगा दिया, दोज लगा दिया। इतनी कहानी क्लियर। अब आ जाओ लास्ट वाले पे, ये वाला बहुत ही बढ़िया सेंटेंस है ये। ठीक है, इसको समझ लेते हैं, आ जाओ। क्रिकेट एंड चेस आर फेमस गेम्स, दिस इज एन आउटडोर गेम एंड दैट इज एन इंडोर गेम। बेसिकली पेपर का सेंटेंस आपके लिए, मैं इसके अंदर एक काम करता हूँ, स्लैश लगा भी देता हूँ, एक स्लैश यहाँ लगा देता हूँ, एक यहाँ लगा देता हूँ, और एक यहाँ लगा देता हूँ। ये एग्जाम का सेंटेंस है आपके। ठीक है, क्रिकेट एंड चेस आर फेमस गेम्स, दिस इज एन आउटडोर गेम एंड दैट इज एन इंडोर गेम। ठीक, इसको कर देता हूँ ब्रेकअप। क्रिकेट सब्जेक्ट हो गया, एंड कंजंक्शन हो गया, चेस भी सब्जेक्ट हो गया, आर मेन वर्ब हो गया, फेमस एडजेक्टिव हो गया, और गेम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। फुल स्टॉप लग गया, सेंटेंस खत्म हो गया। दिस सब्जेक्ट नंबर 2 इज मेन वर्ब, ये आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सॉरी आउटडोर गेम एडजेक्टिव, आउटडोर एडजेक्टिव हो गया, गेम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, लिख दिया। एंड आना था मेरे भाई यहाँ, एंड, एंड था एंड, एंड फिर से कंजंक्शन आया। ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस खत्म नहीं हुआ ना, ये 2 क्लॉज को ज्वाइन करना है, तो ये वाला एंड आया। दैट क्या हो गया, सब्जेक्ट नंबर 3, इसको थोड़ा सा इधर कर दूं क्या, ये देन कंजंक्शन है, समझ जाना। ऐसे लिख देता हूँ थोड़ा टेढ़ा सा, कंजंक्शन। ये दैट क्या हो गया, सब्जेक्ट नंबर 3, इज क्या हो गया आपका मेन वर्ब, आउटडोर, ये इंडोर क्या हो गया एडजेक्टिव, गेम क्या हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ब्रेक हो गया सारा। क्रिकेट और चेस सब्जेक्ट एंड कंजंक्शन है, आर मेन वर्ब है, गेम्स सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, फेमस एडजेक्टिव है। दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दिस के बाद कोई नाउन नहीं आ रहा, दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इज मेन वर्ब है, गेम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, आउटडोर गेम, आउटडोर उसको क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव हो गया। ए एंड द आर्टिकल होते हैं, पता होता है इसलिए मैं छोड़ देता हूँ। एंड कंजंक्शन है, इन 2 क्लॉज को ज्वाइन करना है, इनके बीच में थोड़ी फुल स्टॉप आ रहा है, गेम के बाद कोई फुल स्टॉप थोड़ी, ये दोनों एक है। दिस इज एन आउटडोर गेम एंड दैट इज एन इंडोर गेम, ये कंजंक्शन है। दैट क्या हो गया, सब्जेक्ट नंबर 3, इज मेन वर्ब हो गया, गेम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, और इंडोर एडजेक्टिव हो गया। ठीक, एरर क्या है इसमें, बताओ क्या एरर है। क्रिकेट और चेस फेमस गेम्स है, ये आउटडोर गेम है, वो इंडोर गेम है। लग रहा है कुछ एरर। मुझे बस इतना बताओ, दिस किसके लिए लगाते हो। मान लो 2 बिल्डिंग है, क्या कहूँ, जो पास वाली उसको क्या कहूँ, दैट इज मोर एलिगेंट देन दैट, मतलब इसके लिए क्या लगाऊं, दिस इज माई फेवरेट बिल्डिंग कि दैट इज माई फेवरेट बिल्डिंग। पास वाली के लिए दिस, दूर वाली के लिए दैट।
पास वाले के लिए दिस, दूर वाले के लिए दैट। अब ये बात पता कैसे? कन्वेंशन है ना भाई, कन्वेंशन है। पास वाले के लिए दिस लगाना है, दूर वाले के लिए दैट लगाना है, ये कन्वेंशन है ना। तो ऐसी एक और कन्वेंशन है, समझना। अगर अगर एक सेंटेंस में दिस और दैट लिखकर दो नाउन रेफर कराए जा रहे हैं, अगर एक सेंटेंस में दिस और दैट प्रोनाउन लिखकर दो नाउन रेफर कराए जा रहे हैं, तो दिस रेफर करेगा अपने क्लोजेस्ट नाउन को, दिस रेफर करेगा अपने सबसे नियरेस्ट नाउन को। तो बेसिकली दिस किसको रेफर करने लग गया? दिस रेफर करने लग गया चेस को। फिर से समझ लो, पास वाले के लिए दिस लगता है, दूर वाले के लिए दैट लगता है। कैसे जाने? कन्वेंशन है ना भाई, बना रखा है कि पास वाले के लिए दिस बोला करेंगे, दूर वाले के लिए दैट बोला करेंगे। अब पूछो सर ऐसा ही क्यों? ऐसा तो फिर मेरे भाई ये पूछना पड़ेगा तुम्हें कि सर इसको ए ही क्यों कहते हैं, बी क्यों नहीं कहते? ये तो ऐसा सवाल हो गया। कुछ चीज़ें तो फिक्स करनी पड़ेंगी ना। पास वाले के लिए प्रोनाउन बनाया डेमोन्स्ट्रेटिव दिस, दूर वालों के लिए बना रखा दैट। तो ऐसे ही अगर एक सेंटेंस में दिस और दैट दोनों आए और इनसे दो अलग अलग नाउन रेफर कराए जाएं, तो दिस लगेगा पास वाले के लिए और दैट आपका लग जाएगा दूर वाले के लिए। समझ में आया? यानी ये जो दिस है इसका तो मतलब यहाँ पर चेस है और दैट का मतलब यहाँ पर क्या है? क्रिकेट है। अब मुझे बताओ ये सही हो गया गलत? भाई ये ग्रामर से तो सही टूट गया था, लेकिन इसका तो मीनिंग ही गड़बड़ हो गया। इसमें आपने लिख दिया क्रिकेट और चेस दोनों ही मशहूर गेम है, चेस तो आउटडोर गेम हो गई और क्रिकेट इंडोर गेम हो गई। अब बताओ सही लिखा क्या नहीं लिखा? ये तो गलत हो गया सर। क्रिकेट इंडोर गेम कैसे हो सकती है? क्रिकेट तो आउटडोर गेम है और चेस आउटडोर थोड़ी है, चेस तो इंडोर गेम है। इंडोर गेम का मतलब जो कमरे के अंदर खेली जा सकती हो, आउटडोर का मतलब जो फील्ड वील्ड में खेली जाती हैं। तो मीनिंग गड़बड़ है, सही कैसे करें? अब एक चीज़ समझना, इस दिस को काट के दैट और इसी दैट को काट के दिस कर दूं क्या? कर नहीं पाओगे क्योंकि बीच में स्लैश लगा हुआ है। स्लैश ना भी होता तो भी नहीं कर पाते। कन्वेंशन ये है कि पहले दिस से शुरुआत करेंगे, पहले पास वाले की बात करेंगे फिर दूर वाले की बात करेंगे, ठीक है? ये तो पॉसिबल नहीं। जब ये एग्जाम में आया ना तो मुझे लगता है 1000 में से कोई एक बच्चा करके आया होगा, दिस दैट में ही घूमता रहा। उसको ये तो पता दिस पास वाले के लिए लगता, दैट दूर वाले के लिए लगता, लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहा कि इसको सही कैसे करूँ। बिल्कुल आसान था इसको सही करना। इसमें आ रहा था ए पार्ट में आपके पास सिर्फ एक ही चारा है इसको सही करने का, और वो चारा क्या है? इन दोनों के सीक्वेंस को पलट देना। क्रिकेट एंड चेस की जगह चेस एंड क्रिकेट लिख दो, सही हो जाएगा। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? आ जाओ। क्रिकेट एंड चेस आर गेम्स, दिस इज एन आउटडोर गेम, दैट इज एन इंडोर गेम। आपके पास सिंपल चारा क्या है? क्रिकेट और चेस को पलट देंगे, क्रिकेट यहाँ आ जाएगा, क्रिकेट आउटडोर गेम हो जाएगा और चेस इंडोर गेम हो जाएगा। समझ में आया भाई क्या कहना चाह रहा हूँ? फिर से समझ लो, एक बार सारे के सारे दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। तुलना जो है सेम केसेस के अंदर होती है, सेम चीज़ों की होती है, समझना। यहाँ पे तुलना करनी थी गाड़ी की, करण की गाड़ी, ठीक, करण की गाड़ी कीमती है, करण की गाड़ी की तुलना होनी है तो उधर भी कर मतलब गाड़ी ही चाहिए, तो यहाँ चाहिए थी रोशनी की गाड़ी, और तुलना कर रखी थी हमने रोशनी से। रोशनी की गाड़ी लेके आना तो या तो लिखो रोशनीज कार या रोशनीज, दोनों ही सही होते हैं। प्रेफर करेंगे रोशनीज को क्योंकि कार नाउन अंडरस्टूड हो जाएगा, क्योंकि अपोस्ट्रोफी एस लिख के छोड़ रखा है। नेक्स्ट, इसमें आपको तुलना करनी थी, देखो करण की गाड़ी की कीमत से, पहले करण की गाड़ी की कीमत, तो वहाँ पे भी क्या चाहिए कि रोशनी की गाड़ी की कीमत। तो एक चीज़ समझना, करण का गाड़ी पे पोजीशन कैसे बना रखा है? अपोस्ट्रोफी एस से। गाड़ी का कोस्ट पे पोजीशन कैसे बना रखा है? ऑफ से। तो यही कन्वेंशन वहाँ फॉलो होगा। अब रोशनी का गाड़ी पे पोजीशन कैसे बनेगा? अपोस्ट्रोफी एस से। दो पोजीशन चाहिए ना, रोशनी की गाड़ी की कीमत, तो यहाँ पे रोशनी की गाड़ी आनी चाहिए, तो रोशनीज लिख दोगे तो रोशनीज कार हो गया, और उसकी कीमत ऑफ से पोजीशन बना दिया उसका कीमत पे। कीमत को रेफर करने वाला नाउन प्रोनाउन कौन सा है? दैट। क्लियर है? नेक्स्ट, अब इसमें आपको क्या बात बताई कि कहानियों, महाभारत की कहानियों की तुलना करनी है रामायण की कहानियों से। हमारे लिए कुछ नया नहीं था इसमें, इसके अंदर नई बातें दो थी। एक तो दैट तब आता है जब रेफर करना हो सिंगुलर को, लेकिन मुझे यहाँ पे रेफर किसको करना है? प्लूरल को, तो मैंने यहाँ दोज लगा दिया, ठीक है? एक छोटा सा पॉइंट ध्यान आ गया, वो भी सुन लो। बच्चे कहते हैं सर आपने इसके अंदर दैट लगाया, दोज लगाया, दिस नहीं लगाया और कहीं दीज भी नहीं लगाया, ऐसा क्यों? समझना मेरे भाई, ये बेसिकली दिस लगता है पास वाले के लिए और दैट लगता है दूर वाले के लिए, ठीक है?
जब कोई चीज़ पहली बार इंट्रोड्यूस करी जाती है ना तो उसके लिए तो आप दिस लगाते हो, और जब कोई चीज़ दूसरी बार इंट्रोड्यूस करी जाती है तो आप उसके लिए दैट लगाते हो। जब मैंने कहा कि दिल्ली की हवा मुंबई से ज़्यादा पोल्यूटेड है तो हवा पहले इंट्रोड्यूस हो चुका है, तो उसके लिए दिस लगेगा कि दैट, ऑब्वियसली दैट। ऐसे ही कहानियों के लिए लगाना है। अब कहानियाँ वर्ड पहले लिखा जा चुका है, कहानियाँ तो पहले आ गया ना। अगर कहानियाँ वर्ड पहले आ चुका है तो बताओ अब इसके लिए क्या लगाऊं, दीज कि दोज, दोज। समझ में आया? पहली बार इंट्रोड्यूस करी जाती हैं चीज़ें तो उनके लिए क्या आता है, इधर सिंगुलर में दिस आता है और प्लूरल में दीज आता है, और दूसरी बार जब इंट्रोड्यूस करी जाती है वही चीज़ तो प्लूरल में क्या जाता है, दोज, और सिंगुलर में क्या जाता है, दैट। इसीलिए दिस और दैट यूज़ नहीं होते। दिस और दैट यूज़ कब हो सकते हैं इकट्ठे, इस टाइप के सेंटेंसेज में, जब एक ही सेंटेंस में दिस और दैट दोनों लगे हों और दोनों के दोनों से आपको किसी दो नाउन्स को रेफर कराना हो। समझ में आ गया? इसमें हमने नई बातें क्या सीखी थी, एक तो हमने इसके अंदर नई बात ये सीखी कि इंटरेस्टिंग जो है बेसिकली ये कोई वर्ब नहीं है। यहाँ वर्ब कैसे नहीं है, मुझे कैसे पता चला, सर आईएनजी है, आईएनजी है तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस टेंस होना चाहिए अगर वर्ब हो गया तो, और कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब एक्शन कॉन्टिन्यूटी में होना चाहिए, वो है नहीं, तो इसका मतलब ये किसकी तरह से काम कर रहा है, वर्ब की तरह से काम नहीं कर रहा है, तो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। क्योंकि इसका मतलब है रामायण महाभारत की कहानियाँ रामायण से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, इसमें आप खाली स्टोरीज के बारे में कुछ बता रहे हो। ठीक है जी। लास्ट, क्रिकेट और चेस दोनों ही मशहूर गेम है, ये वाली आउटडोर है और ये वाली इंडोर है। अब ये वाली दो बार तो बोल दिया, अब पता कैसे चले ये वाला रेफर किसको कर रहा, समझना। जैसे कन्वेंशन है दिस पास वाले के लिए दैट दूर वाले के लिए, ऐसे ही कन्वेंशन है जब दिस और दैट इकट्ठे एक ही सेंटेंस में आए दो नाउन्स को रेफर कराने के लिए, तो दिस रेफर करेगा अपने नियरेस्ट नाउन को, यानी यहाँ दिस का मतलब चेस है और दैट का मतलब क्रिकेट है। लेकिन अगर ऐसा मान ले तो मीनिंग गड़बड़ हो रहा है, क्रिकेट इंडोर हो रही है और चेस आउटडोर हो रही है, तो हमारे पास केवल एक ही चारा है, क्रिकेट और चेस का सीक्वेंस पलट दें। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग पार्ट में दिस और दैट को चेंज कर नहीं सकते, और अगर एक पार्ट में हो तो भी ना करें। कन्वेंशन ऐसा ही है कि पहले पास वाले की बात होगी फिर दूर वाले की बात होगी। क्लियर हो गया? तो अभी मैं क्या बता रहा हूँ, इसके साथ अपना डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया पूरा। अब अपन क्या करेंगे, अब कुछ बेसिक का जो पार्ट बचा हुआ उसको देख लेंगे, क्योंकि हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, अब सेंटेंसेस वैसे मौसम बनने मतलब वो माहौल आ चुका है कि हम वैसे टाइप के सेंटेंसेस को भी देख लें। ठीक है, तो अभी जितना पढ़ाया उसको अच्छे से नोट कर लो, रिवाइज करके रखना अपना, अगले में और थोड़ा सा लेवल उठा देंगे। ठीक है मेरे भाई, मैं फिर बता रहा हूँ जितना मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ 1.5 घंटे में उसका डबल कवर हो जाता है यहाँ पे, तो मैं तो अपनी तरफ से फेंक रहा हूँ, आप उसको एक्सेप्ट मतलब डाइजेस्ट करते रहना, साफ साफ नोट्स बनाते रहना। मिलते हैं अपन जल्दी अगले लेक्चर के साथ। ठीक है, इसको नोट कर लो अच्छे से, फिर आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अपन मिलते हैं। ठीक, उसके अंदर सारा का सारा बेसिक देखेंगे, हम आगे दोबारा जीरो एंड इन्फिनिटिव पार्टिसिपल क्या होते हैं, क्या काम आते हैं, इसको नोट कर लो भाई अच्छे साफ साफ। ठीक है।